एक चश्मा तो ऑब्वियसली सो कॉल्ड लिबरल नेहरूवियन लोगों का है, उस चश्मे से तो आप मुझे राक्षस नजर आएंगे यहाँ पे। दूसरा चश्मा जो मैंने पहन रखा है, संगीज हु नेवर वेंट टू ओसाका, उनकी अपनी क्रिटिसिज्म है। एक चश्मा और है अच्छा, जो तीसरा नया भी है। बना है, वो चश्मा है जो अल्ट्रा हिंदू। और अब वो सिखाते हैं संघ ने क्या करना चाहिए। संघ को समझ रहे बीजेपी का तो परिमर देखिए ही मत, अच्छा, देखे ही नहीं। देखे ही मत। तो अम्बेडकर ने भी कभी संघ की डायरेक्टली बुराई के हिसाब नहीं देखोगे। वो हिंदू समाज में खुद को हिंदू कहने से शर्माता था और मानता था कि मेरे अंदर सारी कमजोरियाँ हैं। आज वो 100 साल में यहाँ तक आया, सोचिए उसमें 100 साल लगे। रिफॉर्मिस्ट माइंडसेट की बात करते हैं, तब आप मान रहे हैं कि कुछ चीज़ें डिफॉर्म्ड हैं। जाति पंथ अब आज वैलिड नहीं है कहलवाना शंकराचार्यों से। इट वॉज नो मीन अचीवमेंट। तो संघ एक लिबरल ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। बिल्कुल, मैं तो मानता हूँ कि हिंदुत्व से लिबरल कुछ है ही नहीं, उसके अंदर संघ से लिबरल कोई है ही नहीं। कुछ अलग ही है जिस चीज़ ने संघ को 100 साल तक चलाया है। 100 साल पहले जो शाखा चली थी, आज भी वही शाखा चल रही है। लाखों करोड़ों हिंदुओं को एक दिशा में सोचने की आदत डालना, ये संघ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। उसके लिए संघ कुछ सही में सीक्रेट कुछ स्पेशल करता है। सबसे बड़ी खासियत संघ की जो उसका सीक्रेट है, सीआईडी कोशिश कर रही थी संघ बैन करने की, तो 71 के आसपास सिद्धार्थ शंकर ने इंदिरा जी को कह दिया था कि बैन कैसे करना। बिल भी आया था, तैयार हो गया था। तो उन्होंने सब सीक्रेट के लिए उन्होंने सीआईडी पीछे लगाई थी। तो सीआईडी वाला समझ में नहीं आता, वो दूर से बैठे देख रहे थे। उन्होंने कहा बाकी तो समझ नहीं आता, सब कुछ ओपन है, ओपन में खेलते हैं, ओपन में बातें करते हैं, बैठक ओपन में करते हैं। इनका एक सीक्रेट मुझे ध्यान में आया कि ये जो आखिर में करते हैं ना, वो कुछ तो भी गुरु मंत्र है। वो आगे बताते हैं और सब एक दूसरे को पास ऑन करते हैं, आखिर में जाकर उसके टॉप के लीडर को बताता है। तो उन्होंने कहा एक चंदन नाम का व्यक्ति है, सीआईडी ने कहा वो सब जगह होता है। मैं जहाँ जाता है बोले चंदन का कार्यक्रम है। चंदन कौन है? वो व्यक्ति निर्माण ऐसा हुआ इसीलिए ये संगठन चला है या कुछ और भी है? राष्ट्र पहले, संगठन उसके बाद, उसके बाद व्यक्ति। प्योरली ट्रेडमार्क या इस तरह की चीज़ों की बात कर रहा हूँ। ईगो को रोकना और मारना और स्वीकार करना, कहने कि मेरी गलती हो सकती है और अगले को जगह देना, ये जो ईगो सप्रेस करके सबको साथ में लेकर चलने का भाव है, ये सभी जगह नहीं होता। खासकर जब बौद्धिक श्रेणी के लोग होते हैं। मुझे कहा कि तुम ये काम करोगे, मैं करने लग जाता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ राहुल रोशन। मैंने एक किताब लिखी थी, संघी हु नेवर वेंट टू ओसाका, लेकिन वो विरोधाभास है। अगर आप संघी हैं या आरएसएस के स्वयं सेवक हैं तो आपको शाखा जाना ही पड़ेगा, वहीं से एक संघी की शुरुआत होती है। तो कहने का मतलब मैं संघ पे कोई टिप्पणी करूं ये सही नहीं है। और साल है 2025, जहां इस साल प्रधानमंत्री ने भी लाल किले से बोला था कि एक एनजीओ है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस, जिसके 100 साल पूरे होने वाले हैं। तो इस विजयादशमी में संघ 100 साल पूरा करेगा और संघ को बेहतर समझने के लिए, संघ के लिए जो क्रिटिसिज्म है उस पर कुछ बात करने के लिए मैंने स्टूडियो में बुलाया है एक ऐसे संघी को जो शाखा जा चुके हैं। और न सिर्फ वो शाखा जा चुके हैं बल्कि उन्होंने संघ पे शोध किया है, पीएचडी किया है और उन्होंने किताबें लिखी हैं। और उनके चेहरे से ही आप जानते हैं, उनको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है जैसा कहते हैं, लेकिन फिर भी मैं उनको इंट्रोड्यूस करता हूँ। वेलकम रतन शारदा जी टू ऑफ इंडिया। तो जैसा मैंने कहा कि संघ के 100 साल पूरे होने वाले हैं और 100 साल जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पूरे होते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ तो बात होती है। तभी अगर वो कोई एनजीओ है, जो टिपिकल सेंस में एनजीओ नहीं है, तो यूँ कह सकते हैं कि उसका एक इकोसिस्टम बन जाता है। हाँ, लेकिन मैं किसी और एनजीओ की भी बात करूं कि अगर किसी एनजीओ ने 100 साल पूरे किए हों तो ये मान के चलेंगे लोग कि उसका इकोसिस्टम है, पेट्रन लोग हैं, तभी वो 100 साल रह सका। अगर प्राइवेट कंपनी कोई है तो या तो उसके सर्विसेज या उसके गुड्स में ऐसी कोई बात है कि वो 100 साल चल सका, और उसके जो सिस्टम होंगे काम करने का वो इतना मजबूत होगा। कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो फिर कहेंगे कि उसकी रेलिवेंस काफ़ी है, तब 100 साल चल सका। अब संघ के बारे में ऐसा कहते हैं कि संघ की तुलना संघ से ही कर सकते हैं तो अगर संघ 100 साल चल सका तो आपको क्या लगता है इसमें, इनमें से कुछ बातें कॉमन हैं या फिर कुछ अलग ही है जिस चीज़ ने संघ को 100 साल तक चलाया है? देखिए राहुल जी, एक तो ऐसा है कि संघ का विज़न बहुत लॉन्ग टर्म विज़न है, बहुत उदात्त विज़न है कि हिंदू समाज को संगठन करना है। और हिंदू समाज संगठित नहीं है इतने सालों से और 100 साल में यहीं तक पहुंचा है, ये बताता है कि ये काम बहुत लंबा है। और उस काम को ध्यान में रखते हुए जब संघ के स्वयंसेवकों को पता है कि ये काम लंबा है, करना ही है, तो थकान नहीं होती, कोई ना कोई हैंड ओवर करता है। 5वीं जनरेशन है, तो लगातार 100 साल तक वही उद्देश्य लेके चलना, हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र, हिंदू समाज का सुधार या हिंदू समाज के अंदर रिफॉर्म्स, उसके अंदर जो दुर्गुण है उसको निकालना,
और जाति पंथ से ऊपर उठा के सबको इकट्ठा लाना, ये इतना बड़ा चैलेंज है। उस चैलेंज को स्वीकार करने के बाद आप उसमें आधे में छोड़ ही नहीं सकते। और दूसरा कुछ मैकेनिज़्म ऐसे संघ के हैं जो यूनिक है। लोगों को लगता है संघ बड़ा पुरातनपंथी है, बड़ा पुराने विचारों का है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो सबसे इनोवेटिव एक स्वयंसेवी संगठन संघ है। कोई आदमी दिन में 1 घंटा लोग इकट्ठे आएंगे, खेलेंगे कूदेंगे, गीत गाएंगे, कहानियाँ सुनेंगे, और उसके आधार चरित्र निर्माण होगा और आगे देश के लिए कुछ भी करेंगे। ऐसे करने वाले जीवन भी देंगे, ऐसे देने वाले उस 1 घंटे की शाखाएं बन सकते हैं। ये कल्पना किसी को थी नहीं। अखाड़ों के अलावा फिजिकल फिटनेस होती नहीं थी, तो 1 घंटा शाखा में आना, फिजिकली फिट होना, मेंटली स्ट्रांग होना, और उसके द्वारा ट्रेनिंग देना कि बाकी 23 घंटे भी समाज को देने हैं। ये विचार जो डाला वो 100 साल पहले जो शाखा चली थी, आज भी वही शाखा चल रही है। ये निरंतरता की सबसे बड़ी एक अचीवमेंट है, पहली बात। दूसरी बात, जब ये संघ बना उस समय मुझे कुछ भी कहो हिंदू मत कहो, ऐसे कहने वाले लोग थे। कुछ भी कहो, गधा कहो, हिंदू मत कहो। और एक बार का कौन मूर्ख कहता है कि हिंदू राष्ट्र है? डॉक्टर हेडगेवार जिन्होंने संघ की स्थापना की, उन्होंने यहाँ पर खड़े होकर कहा, मैं केशव बलिराम हेडगेवार कहता हूँ कि हिंदू राष्ट्र है। इस विचार को लेके चलना। और मोरोपंत पिंगले हमारे, ही वॉज स्वयंसेवक और डॉक्टर हेडगेवार जी शाखा, बहुत मजाक किया, बहुत इनोवेटिव, बहुत काम उन्होंने खड़े किए, सैकड़ों संस्थाएं खड़ी की। वो मजाक में कहा करते थे कि जब संघ शुरू हुआ तो 4 हिंदू एक तरफ तभी देखते थे जब 5वां उनके कंधे पे होता था। ये उनके वाक्य हैं। तो उस चैलेंज को स्वीकार करके इतने लाखों करोड़ों हिंदुओं को एक दिशा में सोचने की आदत डालना, ये संघ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और जो कार्य पद्धति जैसे का लोगों से लोगों को जोड़ना में सीक्रेट क्या है कि भाई प्रेम, बंधु प्रेम। शाखा में सीखते क्या है? टीम वर्क सीखते हैं, परिवार का प्रेम सीखते हैं। हमको ये सिखाया गया कि तुम तभी सफल कार्य करता हो जब उस स्वयं के घर की रसोई तक तुम्हारी पहुँच है। तुम घर पे नहीं हो तो भी माँ बैठ के तुमको बुलाएगी, चाय पिलाएगी, डांटेगी भी। ये जो पारिवारिक संबंध है, सबसे बड़ी खासियत संघ की, जो उसका सीक्रेट है। दूसरे लोगों को सीक्रेट बड़े अजीब लगते हैं। यानी हमको बताया करते, जब सीआईडी कोशिश कर रही थी संघ बैन करने की, तो 71 के आसपास सिद्धार्थ शंकर ने इंदिरा जी को कह दिया था कि बैन कैसे करना। बिल भी आया था, तैयार हो गया था। तो उन्होंने सब सीक्रेट के लिए उन्होंने सीआईडी पीछे लगाई थी। तो सीआईडी वाला समझ में नहीं आता। एक तो ऐसा है कि शाखा में जब शाखा समाप्त होती है तो संख्या देने का क्रम होता है। संख्या बोलते हैं तो पीछे वाला व्यक्ति आगे जाता है और धीरे से उस लाइन की संख्या बताता है। इधर से एक व्यक्ति जाता है जिसको प्रार्थना बोलते हैं, और सबसे संख्या लेते हुए आगे जाता है, उसको बताता है, वो आके कार्यवाह को बताता है। ये बड़ा सीधा सा ओपन ये प्रोग्राम है। वो दूर से बैठे देख रहे थे, उन्होंने कहा बाकी को समझ नहीं आता, सब कुछ ओपन है, ओपन में खेलते हैं, ओपन में बातें करते हैं, बैठक ओपन में करते हैं। इनका एक सीक्रेट मुझे ध्यान में आया कि ये जो आखिर में करते हैं ना, वो कोई तो भी गुरु मंत्र है। वो आगे बताते हैं, वो सब एक दूसरे को पास ऑन करते हैं, आखिर में जाकर उनके टॉप के लीडर को बताता है तो ये कुछ गड़बड़ है। फिर हमारे चंदन का कार्यक्रम होता है, जो नाश्ता करते हैं सब मिलके 5-5, ऐसे मैं जब बच्चा था 5-5 पैसे जमा करके चने कुरमुरे लाते थे। कभी अभी और ज़रा लोग और भी कुछ मंगाते हैं, इकट्ठे पैसे जमा करके खाते हैं, तो उसको चंदन का कार्यक्रम बोलते हैं। तो उन्होंने कहा एक चंदन नाम का व्यक्ति है, सीआईडी ने कहा वो सब जगह होता है। मैं जहाँ जाते हैं बोलते चंदन का कार्यक्रम है, चंदन कौन है? तो ऐसी बहुत सारी भ्रांतियाँ संघ के बारे में हैं। लेकिन मुख्य मैं मानता हूँ कि आपस में प्रेम, पारिवारिक संपर्क और एक निरंतरता की, रोज़ 1 घंटा आना है, रोज़ 1 घंटा खुद को संस्कारित करना है, आगे उसको समाज में उस विषय को लेकर जाना है। और एक है कि हार नहीं मानना। यानी मैं जब पहली पीढ़ी के स्वयंसेवकों को देखता हूँ, मैंने देखे हुए हैं, मतलब हैरानी होती थी। आज समझ लिए 48 में जेल में गए, सत्याग्रह किया, नौकरियाँ गई, बिजनेस गए, वो फिर भी काम कर रहे हैं। और काम नहीं कर रहे, हंसते खेलते काम करते हैं। आज तो हम छोटी सी बात होती है तो संघ को क्रिटिसाइज़ करते हैं, बीजेपी को क्रिटिसाइज़ करते हैं। उन्होंने कभी जीत देखी नहीं थी। यानी जो क्रश किया उनको 48 में, वहाँ से लेकर हंसते खेलते काम करते थे। 500 वोट मिलके बीजेपी को समय जनसंघ होती थी। वही व्यक्ति काली टोपी पहनता था तो शाखा में भगवी टोपी पहनता था, तो बीजेपी में, विश्व हिंदू परिषद में और टोपी पहनता था। इतने ही लोग थे। वो व्यक्ति जब कभी निरुत्साहित नहीं होता तो हम कैसे निरुत्साहित हो सकते हैं कि ये होने वाला है? इतना पता था, कब होगा कुछ नहीं पता था। तो आज जब मुझे कोई 1-2 बुजुर्ग मुझे मिले जो मतलब रो पड़े बताते ना, आंखों में खुशी के आंसू थे। बोले हमने सोचा नहीं था कि जो हम कहते थे याची देही याची डोला, यही आंख और यही शरीर से हम कभी किसी स्वयंसेवक को प्रधानमंत्री देखेंगे और उसको हिंदुत्व के लिए काम करता देखेंगे, हमने सोचा नहीं था, लेकिन हुआ। तो बिना किसी हार माने निस्वार्थ भाव से काम करते रहना, ये वो 100 साल के पीछे एक बहुत बड़ी बात है। एक और बात है कि कंसेंसस बिल्डिंग बहुत बड़ा गुण है। उस पर तो आपने किताब भी लिखी है। हाँ, किताब भी लिखी है कि कैसे मैं और आप नहीं मानते एक दूसरे की बात, हमको एक दूसरे की बात बुरी लगती है, लेकिन कभी भी वहाँ तक नहीं लेके जाना कि संबंध टूट जाए। उतना ही क्रिटिसाइज़ करना और सबको अपने ही लोग हैं संभाल के बात करना।
ये एक बहुत बड़ी बात है कि कोई भी संगठन को आपको चलाना है तो कंसेंसस बिल्डिंग बहुत बड़ी बात है। एक बार स्वीकार कर लिया तो सबका विषय निर्णय है। अपने यहाँ क्या होता है, मेजोरिटी से डिसीजन लो, फिर नाराज बंदा एक अलग फैक्शन निकालता है। तो संघ में कभी स्प्लिट नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ी हिंदू संगठन के लिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। पर अगर देखा जाए तो इस तरह की जो अच्छे विचार हैं या अच्छा इंटेंशन, वो तो कई लोग क्लेम कर सकते हैं। अब संघ ने ऑब्वियसली दिखा दिया कि 100 साल तक अगर आप एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो सिर्फ कहीं क्लेम नहीं है, उस चीज़ को आपने आत्मसात भी किया है। फिर सवाल वही आता है कि बाकी कोई संगठन अगर कहे कि हम भी एक परिवार की तरह करना चाहते हैं, या हम में बस एक जज्बा है जो हमको ले जाएगा, सैकड़ों साल तक ले जाएगा। हर संगठन सिर्फ इस जज्बे पे नहीं चल पाता। लेकिन क्या आपका कहना है कि सिर्फ उस जज्बे के कारण ही चला है, वो व्यक्ति निर्माण ऐसा हुआ इसीलिए ये संगठन चला है, या कुछ और भी है? देखिए, एक तो मैंने कहा कि उदात्त एक उद्देश्य है, उसके लिए निस्वार्थ काम करना है, अपनी जेब से काम करना है। कोई भी संगठन अपनी जेब से काम करने वाले कितने लोग होंगे? मैं कैंप में जाता हूँ, अपने पैसे देता हूँ। मैं चंदन का कार्यक्रम लेता हूँ, अपने पैसे लेता हूँ। गणवेश अपने पैसे से लेता हूँ। मैं ट्रैवल अपने पैसे से करता हूँ, कहीं भी जाऊँ तो। ये एक जो निस्वार्थ भाव से अपनी जेब से खर्च करके, जैसे मोहन जी ने कहा था ना कि संघ में आओगे तो लेके नहीं जाओगे, खो के जाओगे, वो हमने प्रैक्टिकली अनुभव किया है। जब इस तरह से विचार करते, दूसरा ईगो कि राष्ट्र पहले, संगठन उसके बाद व्यक्ति, ये जो भाव है कि भाई मेरा ईगो कुछ नहीं है, संगठन के लिए काम करना है, तो ईगो को रोकना या मारना, ईगो तो सब में होता है, ईगो को रोकना और मारना और स्वीकार करना, कहने कि मेरी गलती हो सकती है और अगले को जगह देना, ये जो ईगो सप्रेस करके सबको साथ में लेकर चलने का भाव है, ये सभी जगह नहीं होता। खासकर जब बौद्धिक श्रेणी के लोग होते हैं, बौद्धिक श्रेणी वाले व्यक्ति का तो एक बहुत ईगो होता है, वो तो उसको लगता है मेरे सिवा किसी को समझ ही नहीं है दुनिया कैसे चलती है। तो ऐसे लोगों के सामने अपने इंटेलेक्चुअल होते हुए भी अपने आप को साधारण व्यक्ति दिखा के काम करना है। ऐसे मैंने बहुत अच्छे अच्छे कार्यकर्ता देखे हैं जिनमें ज़बरदस्त, यानी हमारे आज के जनरल रंगाहरी जी थे, अभी गुजर गए, दत्तोपंत ठेंगड़ी थे, दीनदयाल उपाध्याय थे, मतलब इतने ज़बरदस्त इंटेलेक्चुअल, लेकिन कहीं दिखावा नहीं, कहीं बात नहीं करनी, वो साधारण व्यक्ति को कैसे समझे। गुरु जी, मतलब उन्होंने खुद एक जगह स्वीकार किया था कि बनारस यूनिवर्सिटी की कोई किताब ऐसी नहीं जिन्होंने नहीं पढ़ी, लेकिन जब डॉक्टर जी के सामने आए तो बोले मेरी सारी विद्वत्ता झड़ी की झड़ी रह गई, मतलब आई जस्ट बिकेम अ सिंपल डिसाइपल। वो जो एक प्रभाव है व्यक्ति का कि व्यक्ति इतना निर्मल भाव से काम कर रहा है कि आपकी सारी ईगो और सारी आपकी अपनी जो अपने आपके महत्व देने की बात है कम हो जाती है। ऐसे जब आसपास बहुत सारे लोग देखते हो तो आप अपने आप उसके अंदर हिल मिल जाते हो। ये जो गुण है ये सभी संगठनों में जो काम करते हो का नहीं होता। सोसाइटी की इलेक्शन के बाद जो चेयरमैन बनता है उसको लगता है मैं भगवान हूँ। अभी आपको कार्यवाह बना दिया, आपको संघचालक बना दिया, लेकिन आपको सबको सुन के लेके चलना है। अगर लगता है कि विचार सबको नहीं हजम हो रहे तो उसको रोक देना है। ये जो है ये उसके पीछे बहुत बड़ा भाव है। और जैसे का एक हायर गोल और मेरे से बड़ा ये गोल है, मेरे से बड़ा संगठन है, ये जहाँ मानेंगे वो संगठन चलेगा। तो ये इंश्योर करना कि कोई संघी या जो स्वयंसेवक हैं उनमें ये भाव रहे ही रहे, उसके लिए संघ कुछ सही में सीक्रेट कुछ स्पेशल करता है? कैसे तो शाखा ही है। हाँ, उसी से ऐसा होता है कि पिताजी आए, बेटा मुख्य शिक्षकों से प्रणाम करते हैं, और अगर सही नहीं संचालन करे, परेड नहीं करे तो उसको टोकेगा भी। यहाँ से आप अपने हाँ, यानी ऐसा मजाक चलता है कि कोई सीनियर शाखा में लेने गया, वो बिहारी लाल उसका दोस्त है, बोलता है बिहारी वो रणजीत जी को भेजना, यानी रंजीत उनका बेटा है, उसको जी लगाते हैं और उसके दोस्त को नहीं लगाते। तो सबको इज्जत के साथ रखना। और ये जो भाव है कि भाई शाखा में आपको सबकी सुनना है, चाहे बड़ा हो छोटा हो, मुख्य शिक्षक 10 साल का हो तो भी आपको सुनना है, उसको प्रणाम करना है। बैठक में सबको बोलने देना है, जो बोलता है उसको सुनना है, उसका विरोध नहीं करना, अपना तर्क रखना है। यहाँ से लेकर वो ट्रेनिंग है, यही सीक्रेट है। जहाँ तो इसलिए मोहन जी ने भी कहा था कि संघ को समझना है तो सबसे पहले शाखा, क्योंकि आप बाहर कहीं देखते नहीं हो। मैं तो हर तरह की मीटिंग में जाता हूँ। अभी जब मैं लोकल मीटिंग्स, अपने लोकल एक्टिविज्म में इंटरेस्ट लेने लगा पवई के इलाके में, तो मैंने देखा कि जब मैं मीटिंग में जाता हूँ धीरे धीरे ग्रुप इतना विश्वास करते हैं मेरे ऊपर कि ये किसी की तरफदारी नहीं करेगा, बायस नहीं करेगा और ये सबको साथ लेके चलेगा। अपने आप लीडर बन जाते हो। ये जो क्वालिटी आप समाज में कहीं भी काम करोगे लीडर बन जाओगे। इसकी कमी है जो है वो संगठन इसलिए जो टूटते हैं। और बाद में ऐसा था कि हम फ्यूचर सोचते नहीं, मैं जब तक हूँ मैं ही सब कुछ करूँगा। तो बड़े बड़े समाज के संगठन, राष्ट्रीय संगठन जो कि इमारतों में समा गए, और जैसे ही वो गुरु गया, गुरु के अन्य शिष्य को उसने पहले से ट्रेन नहीं किया, शिष्य के आते आते वो संगठन कमज़ोर पड़ गया। खासकर हिंदू संगठन, अगर आप देखोगे चिन्मय मिशन छोड़कर कोई भी उस वाइटलिटी के साथ आज नहीं चल रहा, क्योंकि वो जो पासिंग ऑन द संस्कार है कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं, बार बार अपने उद्देश्य को याद करना। यानी हमारे के बौद्धिक रिपीटेटिव होते हैं, बोलता है यार 6 महीने पहले ये सुना था, पिछले उस समय ये सुना था,
वो जो रिपीट होता है एक्चुअली आपको वो याद करवाता है कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं। तो ये एक गुण है जो बाकी संगठन भूल जाते हैं। तो ये व्यक्ति या जो स्वयंसेवक हैं उनके कारण चला है, ये तो क्लियर है। अगर संगठन की बात करें तो बड़ा ही शायद जो कहते हैं कि संघ की तुलना किसी और से नहीं हो सकती, तो उस मामले में बड़ा यूनिक है। अगर करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शायद आरएसएस या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम का कोई ऑर्गेनाइजेशन कहीं रजिस्टर्ड है। अगर जैसे अलग अलग शाखा हैं या अलग अलग जगहों पे संघ की जो चीज़ें चल रही हैं वो कोई अलग नामों से रजिस्टर हो सकती हैं। मुझे लगता है नागपुर में भी जो संघ का हेडक्वार्टर कहेंगे उसको, हाँ, अलग अलग ट्रस्ट हैं और शायद ही किसी का नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसे हो। तो ये बड़ा ही अजीब सा, अगर कोई बाहर से खासकर कोई MBA वगैरह पढ़ा हुआ बंदा आए तो उसको लगेगा ये क्या अजीब सी चीज़ चल रही है कि कोई एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अगर आपके सारे जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं वो इसके कोई किसी के अधीन हो, उसका कोई शायद रिटन कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो कैसे उसके बावजूद भी एक आर्मी की तरह डिसिप्लिन कैसे वो हो जाता है संघ में? यही तो ट्रस्ट है बहुत बड़ा, आपस में बहुत बड़ा ट्रस्ट है। जैसे कई गुण बताया कि नहीं, ये भी है कि विश्वास, यानी हमको आदत इतनी लग जाती है कि हम वही विश्वास हम बिजनेस में भी करते हैं, फिर कई बार मार खाते हैं, लोगों को पहचानने में मार खाते हैं। लेकिन मैंने देखा ओवरऑल विश्वास से काम करो तो ओवरऑल अच्छे लोग ही मिलते हैं। एक तो विश्वास की बात है। दूसरी बात है कि जब संघ बना तो डॉक्टर जी ने कहा संघ एक संगठन नहीं है, समाज का संगठन है। समाज के अंदर संगठन नहीं है, समाज का संगठन है। हमको ये बात समझने में बहुत साल लग गई, क्योंकि हमको लगता था हम बिखरे हुए से छोटी सी शाखाएं चलाते हैं, कोई हमको पूछता नहीं है, इज्जत नहीं देता। हम हॉल भी लेने जाएं 10 तरह से हमको दुत्कारते हैं, हॉल नहीं मिलते हमको। ये हालत हमने देखी हुई है। तो कैसे हम समाज का संगठन है? तो समाज का संगठन है, समाज को संगठित करोगे अपने नाम के बिना। जहाँ जाओगे उनका नाम होगा, उनकी संस्था होगी, वो काम करेंगे। संघ केवल उसका भाग है, संघ सब जगह है लेकिन कहीं भी अपना नाम नहीं है। ये फिलॉसफी थी बिहाइंड नॉट रजिस्टरिंग आरएसएस एज अ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। और उसके लिए जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ पर संघ के संघ ने ट्रस्ट बनाए, वहाँ उन्होंने सब काम खड़े किए। संगठन जो भी संघ से बाहर निकले सबके अपने रजिस्टर्ड ऑफिस हैं, वो सब कुछ उनका NGO सारा उनका सेक्शन 8 TA जो भी वगैरह 80 सब कुछ है उनके पास। संघ लेकिन क्योंकि लोगों का संगठन है, उसके पास अपना कुछ भी नहीं है, लोग हैं, लोगों को कैसे रजिस्टर करोगे? तो वो लेकिन इसका एक फ्लिप साइड नहीं है? अगर कल को 10 लड़के लड़कियां जो भी हैं वो मिल के चाहें कि हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम का कोई ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर कर लें, मैं प्योरली ट्रेडमार्क या इस तरह की चीज़ों की बात कर रहा हूँ। कर चुके हैं। मुझे लगता है शायद कर भी नागपुर चुके में हैं। किया था। फिर कोई स्वयंसेवक कोर्ट में गया तो कोर्ट ने कहा तुम खाली रजिस्टर्ड है थोड़ी ले सकते हो, ये गुडविल है उनकी इतने सालों की, तो हु आर यू टू टेक अवे दैट गुडविल? नहीं चलेगा। सो दे वर आस्क्ड नॉट टू यूज द नेम। तो उसका है मतलब इतना पुरानी संगठन है कि लोगों ने स्वीकार किया, कोर्ट ने भी स्वीकार किया हाई कोर्ट लेवल पे कि तुम नहीं कर सकते। तो है उसका मतलब एक अपना एक क्या बोले उसका एक सिंबल मान लो या उसका एक ब्रांड मान लो, ब्रांड है। और उसका मुख्य कारण यही था कि हम अलग संगठन है ही नहीं। महाराष्ट्र में एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जन कल्याण समिति है रिलीफ वर्क के लिए, वो इसके लिए बहुत बहस हुई कि संघ का नाम रखना है कि नहीं रखना। लातूर के अर्थक्वेक के समय बना था, तो फाइनली मान लिया गया चलो कर लो, नहीं तो कहीं भी संघ का बोर्ड आजकल कुछ तरुण लगाने लग गए। हमको तो अलाउड ही नहीं था कि संघ के नाम पे कोई रिलीफ वर्क करना है, कोई सेवा करना है, कुछ भी करना है। आई थिंक राष्ट्रीय सेवा समिति वैसे सेवा भारती है सब, वो तो बहुत लेट बनी। इंडिविजुअल लेवल पे तो बहुत काम चल रहा है। सेवा भारती इज लाइक एन एपेक्स बॉडी, उसका अपना बहुत कम प्रोजेक्ट है, लेकिन बाकी सारे बहुत, जैसे विद्या भारती इट्स एन एपेक्स बॉडी, उसके कुछ स्कूल होंगे, कॉलेज होंगे, लेकिन उसके अलावा ऐसे हजारों स्कूल और कॉलेज चलते हैं जो उनके नहीं है, तो एपेक्स बॉडी की तरह काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन। तो ये अथॉरिटी आती कहाँ से अगर वो सर संचालक हैं? मैंने कहा ना कि मुझे कहा कि तुम ये काम करोगे, मैं करने लग जाता हूँ। अभी किसी को बोला कि तो ABVP में काम करोगे, फिर बोला ABVP बहुत हो गया। जैसे नरेंद्र मोदी संघ के प्रचारक थे, तो हमारे वेल विशर हैं, उनके घर में वो रेगुलर आते थे, गुजरात के थे, उनके यहाँ ठहरते थे, अच्छे संबंध थे। तो उनको बोला, उनके घर में बात हुई, बाला साहब देरस ने कहा कि अभी तुम BJP में जाओगे, तो बाहर आए तो बड़ा विरोध हुआ। उनके जो हमारी भाभी जो ने बोला ये तुम कैसे जाओगे BJP में, संघ ज़्यादा अच्छा है, तुम्हारा क्या काम है वहाँ? मतलब मैं क्या करूँ, बड़ा साहब ने बोल दिया तो बोल दिया, सरसंघ चालक ने बोल दिया, चले गए। फिर अगली बार एक और कई सालों बाद घटना हुई कि जब उनको दिल्ली बुलाया गया अचानक चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए, तो उनके घर में थे वो, तो उनको बोला कि भाई आ जाओ दिल्ली। तो बोले मैं दिल्ली कैसे जाऊंगा अभी तुरंत, मैं सब कुछ नहीं, मेरे पास साधन नहीं, कुछ नहीं। तो वो स्वयंसेवक ने बोला कि मैं तुम्हारी टिकट निकालता हूँ। टिकट निकाले, उसको दिल्ली भेजा, वो बंदा वहाँ चला गया। तो ये तो सारा जो है ना, ये
पेपर पे होता है कि कौन क्या है, लेकिन वास्तव में जो आप कहते हैं ना कि सारा ये काम ही सारा परिवार की तरह चलता है। जैसे पिता बोलता है तो वो दुकान संभाल ले, तो वो कर ले। तो कोई ऐसा सेंट्रल रिपोजिटरी कि जिसमें सारे स्वयंसेवकों के नाम वगैरह ऐसा कुछ नहीं? नहीं, हर जगह लोकल नाम है। यानी अगर मेरी शाखा में मेरे 100 लोग हैं तो 100 लोगों की उसकी डायरी है। उसको आगे केवल बताता है कि मेरे 100 लोग हैं, 50 लोग शाखा में आ रहे हैं, 20 लोग बाल है, 30 लोग तरुण है, इतना बताता है। वो रिपोर्ट जाती है आगे। इसी जैसे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है सेवा भारती है, वो हर 2 साल में ऑडिट करती है, सबसे डिटेल मंगाती है। अगर वो डिटेल आया सही फॉर्मेट में तो उसको इंक्लूड करेगी, नहीं हो तो इंक्लूड भी नहीं करेगी। तो बताएगी कुल मिला के हमारे 1,25,000 काम है, एजुकेशन में 6,000 काम है, इसमें ये काम है, वो काम है, सारी गिनती। वो जब लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं, पहले वो भी नहीं था, ये रज्जू भैया ने शुरू किया कि रिटर्न इन्फॉर्मेशन, प्रतिनिधि सभा में आपको कितनी शाखाएं, क्या है, कितने प्रचारक हैं, सब मुझे लिख के दो। उसके लिए लिख के भी नहीं होता था। तो सच में संघ की तुलना सिर्फ संघ से ही की जा सकती है। तो और शायद यही वजह भी है, एक वजह हो आपको सकती है। इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ, बहुत मज़ेदार है। एक महाराष्ट्र में कोई एक प्रचारक को भेजा और वो उसने सब काम किया, और उसने बाद में बोला कितना खर्चा, उसने हिसाब दिया कि इतना खर्चा हुआ, और वो उन्होंने पैसे दे दिए, जमा कर दिए। तो बाकी जो भी पैसे थे वहाँ के खजांची ने इनको दे दिए प्रचारक को। 1 साल बाद वो प्रतिनिधि सभा थी, उसमें मिले तो गुरुजी बैठे थे, उन्होंने कहा इधर आओ। प्रचारक गया, जेब से निकाला कुछ, उसकी मुट्ठी में रख दिया। अभी सारे प्रतिनिधि सभा क्या हुआ, गुरुजी ने क्या दे दिया हाथ में? तो पहले ख़त्म होने का क्या दिया? तो बोले कुछ नहीं, मैंने जब हिसाब दिया था उसमें 8 आने कम थे, तो 8 आने गुरुजी ने वापस किए। मैंने ये हिसाब किताब बारीक। एक संघ का जो, या यूँ कहें कि संघ को समझने के लिए बाकियों बीजेपी को एक तरीके से देखते हैं कि ये भी तो संघ से ही निकला है, तो बीजेपी के लोगों को या बीजेपी के काम करने की शैली को देख के उनको जो समझ में आता है वो संघ से भी जोड़ते हैं। आपको क्या लगता है सेंट्रल डिफरेंसेज बीजेपी एज एन ऑर्गेनाइजेशन और संघ एज अ ऑर्गेनाइजेशन कह लें या थॉट कह लें, अगर आपसे मैं पूछूं कि कोई सेंट्रल डिफरेंसेज हैं काम करने के तरीके में, डिफरेंसेज यानी मतभेद नहीं, तो आप कुछ वो कह सकते हैं? मैं ये कह सकता हूँ कि अप टू 1980 जब तक भारतीय जनसंघ था और लिमिटेड पार्टी थी, बहुत बड़ी पार्टी नहीं, तब तक संघ और भारतीय जनसंघ के काम करने में ज़्यादा फर्क नहीं था। और एज अ पॉलिटिकल पार्टी जो उसका संगठन का स्ट्रक्चर और डेफिनेटली अलग था, पर सोच या काम करने की पद्धति या व्यवहार लगभग वैसा ही था। और ये होता था कि भाई हमको क्यों वहाँ जाना पड़ता है, उनके अपने कार्यकर्ता का नहीं, अपने प्रचारक क्यों नहीं है। शुरू हो गया था, लेकिन स्टिल इट वाज काइंड ऑफ यू कुड से मिरर इमेज, पर पॉलिटिक्स में है, उनका काम करने का तरीका, उनका बोलने का तरीका, पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोटेस्ट, सब उनके अपने हैं। और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी जाएंगे और हम अपना संगठन का काम करेंगे। जैसे जैसे बीजेपी मास ऑर्गेनाइजेशन बनती गई, इन द सेंस मेंबरशिप बढ़ती गई और सरकारें बनती गई, तो नेचुरली उसका बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो गया बेस। और इनफैक्ट आज तो जैसे एक लेखक ने लिखा है कि भाई आज तो बीजेपी संघ से भी बड़ी है, 11 करोड़ मेंबर है। तो मैंने उसको बताया 11 करोड़ ये डायरेक्ट मेंबर बने या मिस कॉल से मेंबर बने, वो मेंबर बने हैं, ट्रेन नहीं है। संघ में ट्रेन करके कैडर बनता है। एक एक व्यक्ति 10-10 साल शाखा में जाता है, 20 साल शाखा में जाता है, आजकल 6 महीने शाखा में जाता है, कुछ सीखता है तो वो जिम्मेदारी लेता है। बीजेपी में ऐसा नहीं है, वो एक बड़ा फ़र्क है। लेकिन बीजेपी को क्योंकि इतना बड़ा संगठन बन गया है, उसका काम करने का तरीका अलग ही है। गवर्निंग पार्टी बन गई तो उसके कारण और भी एक पावर का जो अट्रैक्शन होता है, ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जिनको पावर के पास जाना है, तो नेचुरली काम करने में फ़र्क है और हर तरह के लोगों को साथ में लाना है। तो वो तो संघ भी करता है, संघ करता है, लेकिन संघ के बाद जो आता है उसको पता है कि मुझे मिलना कुछ नहीं है। आजकल के लोग सोच के आते हैं कि हो संघ तो बीजेपी को कंट्रोल कर रहे हैं, यहाँ से एंट्री मिल जाएगी, ऐसे लोग आते हैं ज्वाइन आरएसएस के थ्रू। लेकिन जो निराश होते हैं चले जाते हैं। कुछ लोग एक आध रास्ता निकाल लेते हैं कि मैं जी शाखा में गया था, फ़ोटो खींचते हैं, मुझे लोग मिलते हैं कि मैं शाखा में गया था, मेरे चाचा जी गए थे, मेरे दादाजी गए थे, मैं एकदम परमनिष्ठ स्वयंसेवक हूँ, बीच में छूट गया था, अब मैं सारा करता हूँ। लेकिन फिर भी उनको पता चल जाता है 6 महीने कि यहाँ दाल गलने वाली नहीं, यहाँ तो काम करना पड़ेगा। लेकिन बहुत मेजॉरिटी वो संघ में ही काम करते हैं। मतलब मेरा अनुभव रहा है कि पिछले सालों में जब सीनियर भी उम्र में आए हैं शाखा में जॉइन आरएसएस थ्रू, वो धीरे धीरे साल 6 महीने में जाते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं 1 हफ्ते की जो होती है, और वो शाखा के काम में रम जाते हैं, क्योंकि सबको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। पॉलिटिक्स इज जस्ट वन ऑफ द डायमेंशंस। तो वो पॉलिटिक्स का अपना एक कंपल्शन है
उनको बोलते समय अपनी वोट बैंक ध्यान में रखना पड़ता है, उनको मजबूरी ध्यान में रखनी पड़ती है। 370 तुरंत क्यों नहीं आया? बाहर कोई भी बोल सकता है, संघ प्रेमी बोल सकते हैं, संघ के स्वयंसेवक बोल सकते हैं, उनकी पॉलिटिकल मजबूरी क्या थे, उनके कैलकुलेशन क्या थे, कितनी तैयारी करनी पड़ी, वो बीजेपी का काम है। तो अगर ये ध्यान में रखेंगे तो बीजेपी और संघ में ज़्यादा फर्क नहीं रह जाता। लेकिन ठीक है, जहाँ पॉलिटिकल कंपल्शन उसको लगते हैं, हम उनको सावधान करते हैं, हम बोलते भी हैं, बताते भी हैं। संगठन अब बहुत जैसे कहते फ्लफी हो गया, कह सकता हूँ बीजेपी का, कंपेयर टू द टाइटनेस ऑफ द नेटवर्क दैट संघ हैड। आई थिंक इट इज़ जस्ट सिचुएशन दैट हैज़ मेड इट सो। कमांड स्ट्रक्चर उधर भी है, लेकिन फैलाव बहुत हो गया और बहुत लूज एंड्स बहुत सारे हैं कि कई तरह के लोग जुड़े हुए हैं। तो बीजेपी को देख के संघ को समझना ये तो एक अपनी एक कमी हो सकती है, लेकिन संघ को नहीं, बिल्कुल नहीं। बीजेपी को समझने के लिए बीजेपी संघ को समझने के लिए बीजेपी का तो परिमर दिखे ही मत। अच्छा, देखे ही नहीं। देखे ही मत, क्योंकि वहां से कुछ लोग गए हैं। संघ के हार्डली 1% लोग बीजेपी में गए होंगे। अगर आपको संघ की संस्कार से चलने वाले संगठन देखने आए, आप भारतीय मजदूर संघ देखिए, आप विश्व हिंदू परिषद देखिए, जो ग्लेयर के बाहर है और जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत काम करें। एबीवीपी को गिनिए, जो ग्लेयर के बाहर है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बाहर है, लेकिन फिर भी काम करें, लोगों को साथ में ले रहे हैं। क्योंकि बिना स्वार्थ के लोगों को साथ में लेना ये सबसे मुश्किल काम है। आपको सबको मनाना पड़ता है, आप डायरेक्ट ऑर्डर नहीं दे सकते। ये सबसे बड़ा एक जो है ना, नॉन प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशन जो होती है, उसके अंदर ये सबसे बड़ा गुण आप ये सीखते हो कि आपको परसुएड करके लोगों को लाना है, मनाना है उनको। क्योंकि वो बोलता है मैं भैया एहसान तो नहीं कर रहा, आप उसके ऊपर उसको संगठन में लिया है, तो परिवार भी चला रहा है, सब चला रहा है, उसे काम भी करवाना है। ये गुण बहुत बड़ा है। तो आपको देखना तो ऐसे संगठन देखिए, उसमें आपको रिफ्लेक्शन दिखेगा। या यूँ कहूँ कि राजनीति के चश्मे से संघ को देखेंगे तो गलत समझ में आएगा। तो लेकिन दो चश्मे और हैं संघ को गलत समझने के लिए। एक चश्मा तो ऑब्वियसली सो कॉल्ड लिबरल नेहरूवियन लोगों का है, उस चश्मे से तो आप मुझे राक्षस नजर आएंगे यहाँ पे। दूसरा चश्मा जो मैंने पहन रखा है, संघीज हु नेवर वेंट टू अशाखा, उनकी अपनी क्रिटिसिज्म है, चाहे वो मेरी अपनी व्यक्तिगत क्रिटिसिज्म हो या ना हो। कई सारी चीज़ को लेके लगता है कि संघ के बारे में हमने या तो खुद ही इमेजिन कर लिया था, या हम जो चाहते हैं संघ से वो संघ नहीं कर पाता। या यूँ कहें कि जैसे सीताराम गोयल ने या कॉनराड अल्स्ट ने जो कुछ क्रिटिसिज्म किए हैं, वो एक अपनी तरीके से उस चश्मे से देखने का भी है। तो ये दोनों चश्मा में ज़्यादा इरिटेट आपको कौन करता है? या फिर एक चश्मा और है अच्छा जो नया बना है, वो चश्मा है जो अल्ट्रा हिंदू। अच्छा, जो संघ की पॉपुलैरिटी, हिंदुत्व की पॉपुलैरिटी के कंधे पे बैठ के उन्होंने मीडिया में अपनी जगह बनाई, पैसे बनाए, और अब वो सिखाते हैं संघ ने क्या करना चाहिए। वो एकदम एक्सट्रीम लेवल पे जाते हैं कि एकदम हिंदुत्व है, ये एक्सट्रीम जो है वो हमारा होना चाहिए। वो भी संघ को सिखाते हैं, संघ को सबसे ज़्यादा वो गाली देते हैं। कॉनराड अल्स्ट और सीताराम गोयल जैसे, उनका एक गाली और सावरकर की गाली एक अलग प्रकार की गाली थी, अपने परिवार के अंदर की गाली थी कि आप बड़े हैं, आपको न लगाइए, अब जो मैं कहता हूँ कर नहीं रहा, भाई जो बोला सुन नहीं रहा। वो अपना है, जो सोचते हैं कि तो भाई से बहुत अक्लमंद हो गया, अब तो मैं बिल्कुल अलग, मैं अपनी परिवार चला रहा हूँ और मैं उसको सिखाऊंगा क्या करना है। जिसने कभी ज़मीन पे काम किया नहीं, जिसने कभी 4 बंदे 10 बंदे खड़े नहीं किए बिना पैसे दिए, ऐसे लोग डिसाइड करेंगे कि संघ ने क्या करना है, तो गलत है। जिन्होंने संघ के लिए काम किया उनका क्रिटिसिज्म सुनना वाजिब है, और जो संघ के बाहर अपना चश्मा ही बदलने को तैयार नहीं है, जो 1939 के गुरुजी को देखते, 1971 के गुरुजी को नहीं देखते, जो संघ के पार्टीशन के समय के काम को नहीं देखते, जो सोचते हैं कि केवल संघ तो विष फैलाता है, ये एक उनका फिक्स चश्मा है 1939 का। वो फ्रेम बदला ही नहीं उनका। मैं बात करूंगा कॉनराड अल्स्ट और सीताराम गोयल जैसे कि जिन्होंने संघ के साथ बहुत क्लोजली काम किया, संघ ने उनको बहुत एक सम्मान का स्थान दिया। जब उस समय कठिनाई में होते तो उनकी देखभाल भी की। कॉनराड अल्स्ट की तो बहुत देखभाल की, यानी तो आपको पता होगा बीमार थे बहुत, और उनको बाहर भी रखा, हाँ, क्योंकि वो लंबी बीमारी है, ऑपरेशन भी है, तो उनको पूरा संभाला, उनको प्लेटफॉर्म दिए। आज भी 5 जन ऑर्गेनाइजर में उनको छापा जाता है, उनको तब भी छापा जाता था, और इंटरव्यू अभी कॉनराड अल्स्ट का 5 जन में आज भी सुरुचि प्रकाशन में जाएंगे, आपको उन लोगों की किताबें मिलेंगी। द्वेष भाव नहीं है हमारे मन में, लेकिन हमारे ये तो कह सकते हैं कि संघ में कैंसल कल्चर टाइप का तो कुछ है नहीं ही नहीं। और ठीक है, जो कहता है कभी किसी कारण से क्रिटिसिज्म किया होगा, उसकी अपेक्षा के अनुसार नहीं होगा, तो उसको हम स्वीकार कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वेमनसी तो रखना ही नहीं है, नहीं तो जोड़ेंगे कैसे। तो आज भी उनको हम इंटरव्यू लेते हैं, आज भी उनको छापते हैं। उस समय भी उनके संबंध बड़े प्रेम के संबंध थे, उनको बुरा लगा, उसने कहा हमने सुन लिया। डॉक्टर आम्बेडकर के दत्तोपंत ठेंगड़ी बहुत अच्छे सहयोगी थे, जूनियर थे, उनके इलेक्शन एजेंट थे, उनसे बातचीत होती रहती थी। उन्होंने कहा कि आप जो धर्म परिवर्तन कर रहे हो, हम भी तो वही काम कर रहे हैं, समाज को एक समरसता में लाना चाहते हैं।
उन्होंने कहा मुझे ठीक है, मुझे आप जो कर रहे हो वो भी ठीक है, लेकिन आपका मार्ग बहुत लंबा है, मेरे पास उतना समय नहीं है, मेरा जीवन ख़त्म हो रहा है, तो मेरे पास वो पेशेंस नहीं है। बहुत मैंने ज़िंदगी भर सहा, मुझे जाने से पहले इनका कुछ करना है, तो आप अपना काम करो। तो अम्बेडकर ने भी कभी संघ की डायरेक्टली बुराई के आप नहीं देखोगे, और उसकी भी हम इज्जत करते हैं, उसके लिए बहुत कुछ करते हैं। जैसे मराठवाड़ा में डॉक्टर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का नाम देना था, मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी को, बहुत साल खेल चला पॉलिटिकल, और कांग्रेस वाले सारे चुप थे, और वहाँ पर हिंसा भी हुई, कईयों की जाने गई। संघ शुरू से बोला कि होना चाहिए डॉक्टर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का नाम, और उसके लिए खड़े रहे, साथ दिया, फाइनली नाम रखा गया। तो हम कृति पे विश्वास रखते हैं, किसी ने कभी कहा होगा सुन लेते हैं। अभी चूंकि डॉक्टर अंबेडकर की बात आ गई, तो ये भी एक संघीज हू नेवर वेंट टू शाखा की तरफ से क्रिटिसिज्म है कि अंबेडकरवाद जो है और जो न्यू अंबेडकराइट्स वगैरह हैं, वो उनके दिलों में जितना एक तरीके से कहें वैमनस्य या जहर है हिंदू समाज को लेकर या हिंदू प्रतीकों को लेकर खास करके, उसमें वैसा ही लगता है। उनका एक क्रिटिसिज्म है कि शायद उस थ्रेट को आप अनदेखा कर रहे हैं या समझना ही नहीं चाहते। अंबेडकर को अगर आप इतना आगे करेंगे तो फिर वो सारी आवाज़ें भी तो उतनी ही मजबूत होंगी। तो जिस हिंदू राष्ट्र की आप बात करते हैं, जो अपने आप को हिंदू मानते ही नहीं है, जो कि हिंदू प्रतीकों में से उल्टा लेते हैं कि दुर्गा तो हमारी है ही नहीं, हमारी तो महिषासुर है, इस तरह के का जो सोच है, तो फिर उसको कैसे महिषासुर ये सब नए एक्सट्रीम नवबौद्ध के अब वो लीडर खड़े हो रहे हैं, पहले नहीं थे ऐसे। अम्बेडकर भी ऐसे नहीं थे। डिस्पाइट ट्रेंचेंट क्रिटिसिज्म ऑफ आरएसएस, ही ऑलवेज बिलीव्ड इन हिंदू समाज, ही ऑलवेज बिलीव्ड कि हिंदू, और इसीलिए हिंदू समाज के लिए उन्होंने जो भी रिफॉर्म्स की बातें की, उनके मन में कटुता थी, जो उनके साथ हुआ वो सही थे। लेकिन सॉरी टू और अभी आप जो अम्बेडकरवाद की बात करते हैं ना, अभी मेरे हाथ में कुछ जख्म है तो मैं हाथ काट दूं क्या? नहीं काट सकता हूँ मैं। अम्बेडकर ने सबसे बड़ा एहसान किया हिंदू समाज पे कि जब उनको दुनिया भर के लालच दिए गए, मुस्लिम बन जाओ, क्रिश्चियन बन जाओ, वो नहीं बने। उन्होंने कहा अगर मेरे समाज ये क्रिश्चियन है, हिंदू बना, ये डीनेशनलाइज हो जाएगा, ये भारत की सभ्यता से जुड़ा नहीं रहेगा, इसलिए उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। अभी आज के जो नई पौध होगी, अगर वो कहते हैं कि मेरा संबंध ही नहीं है, तो उस पौध को समझाना पड़ेगा। और संघ में से बहुत सारे SC ST OBC हमारे कार्यकर्ता हैं जिस बात को मानते हैं, वो संघ में है, सालों साल से है। रमेश पतंग एक इंटेलेक्चुअल, उनकी किताबें हिंदी में भी आ चुकी हैं, आपने देखा होगा, मैं मनु और संघ, मेरे देखे हुए डॉक्टर अम्बेडकर। उनकी अपनी इंटरप्रिटेशन है, और ये मानते हैं कि हम समाज से अलग नहीं हैं। उसमें बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं, सब हमारे साथ आते हैं। तो अगर मुझे लगता है कि मेरे हाथ में कोई जख्म है या कोई ये खराब हो रहा है, हाथ थोड़ी काट दूंगा मैं। हमारे ही लोग हैं। अगर डॉक्टर अम्बेडकर ये मानते तो उनको बौद्ध समाज में नहीं लाते ना। वो सिख भी बनने को तैयार थे। सिख समाज के सिख गुरु जो उस समय के थे प्रमुख, उन्होंने उनको ज़्यादा साथ दिया नहीं, तो उन्होंने फाइनली बौद्ध धर्म स्वीकार किया। कई साल उन्होंने लेकिन उन्होंने एक नया रिलीजन ही बना दिया एक तरीके से, क्योंकि उन्होंने नहीं बनाया, उनके फॉलोअर्स ने बनाया। तो जो 22 प्रतिज्ञाएं उन्होंने ली, वो अगर उसको जोड़ लेंगे तो एक तरीके से वो तो बुद्धिज्म से अलग ही कुछ बन गया। लेकिन हम तो उसमें से बाहर निकालना ना हमको। भाई हिंदू समाज के अंदर जब संघ शुरू हुआ तो पंजाब के अंदर आर्य समाजी और सिख नहीं आते थे। शाखा लगती थी, प्रार्थना से में निकल जाते थे। उस समय हनुमान जी की फोटो भी रखी जाती थी कई शाखाओं में। वो भी बोले नहीं तो मूर्ति पूजा करते, हम नहीं मानेंगे। आर्य समाजी बहुत कट्टर थे। तो हमारे जो थे उस समय के प्रचारक, उनको कहानियाँ सुनाते थे, गुरु गोविंद सिंह की कहानियाँ सुनाते थे, दयानंद सरस्वती के बारे में बताते थे। बताते बड़ी संख्या में सिख समाज उस समय संघ से जुड़ा, पार्टीशन के पहले की बात है। और आर्य समाजी तो वन ऑफ द वेरी पावरफुल कार्यकर्ता, हर जगह जाओगे आर्य बहुत मिलेंगे संघ के अंदर। तो यू हैव टू परस्यूड ओवर पीरियड ऑफ टाइम। अनफॉर्चुनेटली आजकल सोशल मीडिया और ये बिटरनेस बहुत ज़्यादा है। उस समय ऐसी बिटरनेस नहीं चलती थी, विरोध करते थे, नाराज होते थे, लेकिन और कटुता थी, लेकिन इस ऐसी कटुता नहीं थी कि हम भाग है ही नहीं। जहर जो अब फैला रहे हैं वो पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए बढ़ा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो उसका तथ्य है, पर वो लोगों को तथ्य समझ आना चाहिए। मैंने बहुत ही, मैं कहना नहीं चाहता पब्लिक प्लेटफॉर्म में, हमारे जो मेड काम करती थी, पता चला नवबौद्ध है, उसने डॉक्टर अंबेडकर की पत्नी के बारे में क्या क्या कहा। अच्छा। कि वो तो ब्राह्मण थी। अच्छा। आगे मैं नहीं जाऊँगा। ये भी जहर चल रहा है। अच्छा, ये नवबौद्ध सर्कल्स में। हाँ, तो ये समस्या है, लेकिन उस समस्या का निराकार है कि रमेश पतंगे जैसे लोग, अन्य अभी कई हमारे जो समरसता मैगजीन वगैरह चलाते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो जाके समाज में बात करते हैं, समझाते हैं। वहाँ भी शाखाएं चलती हैं, उस समाज में शाखाएं चलती हैं, विरोध भी होता है, फिर शाखा भी चलती है। तो यही रास्ता है, उनको साथ में लेकर चलने का रास्ता। और कोई रास्ता है ही नहीं। तर्क से आप लड़ सकते हो? नहीं लड़ सकते हो। आप उनसे लड़ाई कर सकते हो, अपने लोग हैं नहीं कर सकते। तो अपना सारा अगर विराट पुरुष समाज गिनते हैं जो गुरुजी कहा करते, तो उसी का वो भाग है। उनके अंदर वो समस्या आई है।
तो उनको परसुएजन से उनको साथ में लेके चल के समस्या दूर होगी, और कोई इलाज नहीं है। इतने आए क्यों जब आए ये अपने मायावती के गुरु, उन्होंने इतनी कोशिश की, नहीं सत्ता पे आए, मायावती है वो बदली। मायावती जब चीफ मिनिस्टर बननी थी तो बीजेपी वाले बहुत विरोध कर रहे थे कि हम नहीं इसका साथ देंगे अलायंस का। रज्जू भैया उस समय सरसंघचालक थे या सरकार थे, उन्होंने कहा अपने ही लोग हैं, पहली बार एक दलित महिला चीफ मिनिस्टर बनेगी, उसका तुम सोचो क्या इम्पैक्ट होगा। आज आपके बारे में गलत बात सोचती है, आपके साथ रहेगी, आपके साथ मिलेगी, तो उसके विचार बदलेंगे, आपके व्यवहार से बदलेंगे। दैट इज़ हाउ द अलायंस टुक प्लेस। तो वैसी लंबी सोच रखेंगे तो इलाज होगा। जो जहाँ विरोध किया उसको मार डालो, काट डालो, ये सोच नहीं चलती। नहीं, वो तो खैर भले कोई और कहता हो, मेरे जैसे संघी सुनेवर इंटू शाखा तो अभी नहीं सोचते ऐसे लोग हैं जो सिख असली गुरु, आज जो सिख गुरु क्या कहते हैं उसको मिसइंटरप्रेट करने वाले बहुत से लोग हैं। आज भी से सिख हैं जो क्या वास्तव में क्या कहते थे गुरु, उनकी किताबों में लिखा, वो बार बार निकाल रहे हैं बाहर। बुद्ध ने क्या कहा, अब उसकी वाणी बताने वाले लोग भी हैं कि बुद्ध ने कभी हमको कहा ही नहीं कि मैं हिंदू धर्म से अलग हूँ। अपना पंथ शुरू किया, लेकिन उन्होंने हर बातें जो की वो हिंदू वैदिक विज्ञान से शुरू की, वहीं से लाए, तो उसको आज बोले अलग है। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था, आज उसके फॉलो कर रहे हैं। जैनों में कई ऐसे सेक्ट है जो बोलते हैं हम तो बिल्कुल अलग हैं। तो ये एक तो क्या होता है कि छोटा अपना ग्रुप में लॉबिंग में डेमोक्रेटिक प्रोसेस में फ़ायदा होता है, और उसको फ़ायदा उठा के कोई ना कुछ बनना चाहता है। अगर एक क्रिटिसिज्म देखा जाए तो क्या आपको कितना लगता है वो वैलिड है कि शायद संघ का जो खुद का सोच नज़रिया है ये सारी चीज़ों को देखने का, यानी अंबेडकर, फुले, ये वाले जो अब उसको प्रॉब्लम कहें, चैलेंज कहें, जो कहें, वो महाराष्ट्रियन माइंडसेट से ज़्यादा प्रभावित है, क्योंकि संघ वहाँ से शुरू हुआ और वहाँ के जो एक्सपीरियंसेस हैं उससे शायद बहुत ज़्यादा कलर्ड हो गई है थिंकिंग कि नहीं, मतलब ब्राह्मणों के ज़्यादा पक्ष में नहीं दिखना है, वो पेशवाई वगैरह तक बात चली जाएगी। जबकि भारत बहुत बड़ा देश है, अगर मैं बिहार अपने ही वहाँ रखूँ या और थोड़ा ईस्ट अगर चले जाएं, या आई थिंक उत्तराखंड में कुछ तो ब्राह्मण वर्ग के लोग आते हैं, वो भी ओबीसीज में लिस्टेड होते हैं। नॉर्थ ईस्ट वगैरह में बिल्कुल अलग किस्म की है। तो ये जो एंटी ब्राह्मणिज्म का जो है, जो कि एक तरीके से कह सकते हैं कि महाराष्ट्र सेंटर था और धीरे धीरे वो अलग जगहों पे फैला, तमिलनाडु वगैरह में गया, लेकिन हर जगह नहीं गया था वहाँ। तो क्या जाने अनजाने में महाराष्ट्र की एक्सपीरियंस के कारण संघ शायद जो इंग्लिश में कहते हैं दे डेवलप कोल्ड फीट व्हेनेवर द इशू ऑफ सो कॉल्ड ब्राह्मणिज्म कम्स अप। अगर ऐसा होता तो सरसंघ चालक एक ठाकुर छोड़ के बाकी सारे ब्राह्मण हैं, उसमें आधे नागपुर के हैं। ऐसा नहीं है, संघ कभी भी इस क्रिटिसिज्म से डरता नहीं है, इस क्रिटिसिज्म से जाता नहीं है। जैसे सावरकर भी ब्राह्मण थे, इनफैक्ट सारे रिफॉर्मिस्ट, सारे रिवोल्यूशनरी ब्राह्मण थे, चाहे वो नक्सलवादी हो, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो संघ के हो, क्योंकि ब्राह्मणों को कई हिस्टोरिक कारण के कारण कॉन्शियसनेस उनको ज़्यादा थी, पढ़े लिखे ज़्यादा थे, उनको अपने में बुराई दिखी, उन्होंने अपने तरीके से रिफॉर्म किया, उसमें सारे आ गए। तो सावरकर की बात करें तो सावरकर ने तो ब्राह्मणवाद के बारे में क्या कहने, उन्होंने गाय के बारे में बहुत कुछ है। अभी वही सावरकर संघ को बोलते थे कि संघ तो बेकार है, मतलब यूजफुल कुछ करता ही नहीं है। एक कैंप में गए, बोले तुम बहुत अच्छा काम करे, हाथ में गन लो, ये बहुत डंडे वंडे से कुछ नहीं होगा, गन लो। सबने सुन लिया, और उन्होंने कहा कि संघ तो स्वयंसेवक का अचार डालता है। उन्होंने कहा संघ के स्वयंसेवक की क्या है अंत कहानी, कि पैदा हुआ संघ में, क्या मर गया, कुछ नहीं करता। वही सावरकर 1942-43 में जाते हैं संघ की शाखा में के कैंप में पुणे में, बिना कुछ बताए अपनी तरफ से आते हैं, उनको भाषण देने के लिए मौका दिया जाता है। वो कहते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं तो एक बारिश की धार की तरह पानी आता है, बह जाता है, साथ में मिट्टी भी ले जाता है, संघ बांध बनाता है उस पानी का, और उसके अंदर से अंकुर फूटते हैं, उसमें स्वयंसेवक निर्माण होते हैं, मैंने देखा, और संघ का काम उत्तम काम है, वो भी उन्होंने कहा। तो इसी तरह ब्राह्मणवाद का विरोध, ठीक है, भारत में साउथ में तो अलग जस्टिस पार्टी की अलग मूवमेंट चली, और ब्राह्मणवाद का ज़्यादा जो ड्रामा था ये तो कांग्रेस वालों ने किया एक्चुअली देखा जाए तो, अंबेडकर से ज़्यादा। अंबेडकर को तो नाम भी ब्राह्मण नहीं दिया था। कांग्रेस ने आई थिंक 90s वगैरह के बाद किया होगा, पहले तो कांग्रेस, तिलक वगैरह भी तो कांग्रेस के ही थे। इसीलिए किसी भी विषय को हाइप पर नहीं लेके जाना संघ की विशेषता है। वो तो मैं भी मानता हूँ, अगर इसीलिए कोई रेडिकल बोले तो इससे अभी मौका संघ को क्या देर लगती है। सरसंघ चालक चाहते तो ऐसे टॉप के 10 लोगों में ऐसे लोग हैं जो उसी बेस से आते हैं, सोशल बेस से आते हैं। यानी इसमें एक इंटरेस्टिंग कहानी और है कि एक जो कार्यकर्ता था नागपुर का, उसको उस टॉप 10 के अंदर जगह मिली,
तो नागपुर का बंदा था, उसने पोस्ट डाल दी किसी ने, मध्य प्रदेश वाले ने, कि देखो एक ब्राह्मण आ गया और एक जो SC ST था उसका मौका चला गया, वो भी उसी ग्रुप में था। तो इस व्यक्ति ने उसको पूछा कि आप क्या उस वर्ग से हो, यानी उसके साथ 30-40 साल से काम कर रहा, उसको पता नहीं है। तो जिसको बोला वही मुस्कुरा के चुप कर गया। इस तरह जातिवाद का संघ में स्थान ही नहीं है, लोगों को पता है। लेकिन ब्राह्मणवाद की बात तो छोड़िए, ब्राह्मणवाद तो मानते नहीं। हम कहते हैं कि ब्राह्मण समाज ने बहुत अच्छे काम भी किए, उसके कारण धर्म बचा, लेकिन जो गलत हुआ उसको स्वीकार करना पड़ेगा। तो जो रिजर्वेशन की बात चल रही थी, जब बहुत बहस चली, जब एकदम गर्मा गर्म बहस थी, संघ में बहुत गर्मा गर्मी चल रही थी, प्रतिनिधि सभा में उसके बारे में प्रस्ताव आया। बाड़ा साहेब देरस में सरसंघ चालक थे, खूब गरम गरम बहस चली। तो डॉक्टर, उस समय बाड़ा साहेब देरस बीमार थे बहुत, ऊपर के कमरे से सुन रहे थे। तो उन्होंने कहा मुझे नीचे जाना, आज मैं नीचे जाऊंगा। उन्होंने कहा मुझे आज कुछ बोलना है। तो हिल भी नहीं सकते थे, बहुत बीमार थे। सबने बोला क्या करोगे? नहीं मुझे जाना ही है। गए तो मैंने कहा सुना सब, और आपने जो कहा वो भी सब सुना मैंने, सब अपनी जगह अपने विचार रख सकते हैं। लेकिन अब जब बहस करें, आप ये सोचिए कि आप जो भी बात कर रहा है वो उस समाज के उस पर्टिकुलर घर से, उस झोपड़ी से वो पैदा हुआ, उसके बाद बहस करिए। और दैट डे द रेजोल्यूशन वाज पास्ड विद इन 2 आवर्स एक्सेप्टिंग रिजर्वेशन एटसेट्रा। उसके बाद ये में किस साल की बात है? ये लगभग, ये मेरा ख्याल VP सिंह के समय सब हंगामा हुआ था, उस समय की बात है। उसके पहले भी इस विषय में बोल चुके थे, मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी उसके पहले की बात है, 80s की बात है। और ये घटना घटी, उसके बाद में इतना ही नहीं, हम सभी कार्यकर्ताओं की बैठकें हुई, जगह जगह वर्कशॉप्स हुई, और ऐसे भी प्रचारक थे जो उस वर्ग से बिलोंग करते, हमको भी नहीं पता था, बाद में पता चला। उन्होंने इतना विषय तड़प के साथ और लॉजिकली रखा कि सब मान गए कि ये संघ सही कह रहा है। तो ये जो परसुएसिव पावर है, जब आप वो सामने वाले की स्थिति बताते हो और हम उसको खुशी से स्वीकार करते हैं। मेरे घर में झगड़ा होता है, मेरे रिश्तेदार में झगड़ा होता है, जब मैंने सुना उसका, मैंने भी कहा अभी क्या गलत है, रिजर्वेशन होना चाहिए। आगे जाके कहाँ तक खींचना चाहिए अलग बात है, लेकिन रिजर्वेशन तो होना चाहिए, ये बात हमने स्वीकार कर ली। तो ये एजुकेट करना लोगों को, इसके और कोई चारा नहीं है। अब इतिहास के अंदर जो भी है, पेशवा, ये सब तो महाराष्ट्र का अलग है, नो डाउट। महाराष्ट्र में वो एक्सट्रीम पे गया है, सोशलिस्टों के कारण गया है। सोशलिस्ट भी सारे लीडर ब्राह्मण थे, मधुली में ले लो, डांगे ले लो, सारे ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मण होना तो पाप नहीं है, ब्राह्मणवाद गलत है, उच्च नीच मानना गलत है। उसके बारे में बाड़ा साहेब देरस ने खुल के कहा, उसके बारे में सबने कहा खुल के, गुरुजी ने कहा। गुरुजी तो झाड़ देते थे, मतलब प्यार से झाड़ देते थे। करपात्री महाराज ने एक बार उनको कहा कि तुम्हारे इतने स्वयंसेवक, तुम चतुर्वर्ण शुरू करो, ये क्या कर रहे तुम, तो तुम्हारी बात लोग मानेंगे। तो गुरुजी ने कहा विनम्रता से, देखो मैं तो प्रमुख संघ का, लेकिन मेरी बात सब मानेंगे ऐसा नहीं है। ऐसा करिए ना, आप तो इतने बड़े संत हैं, आपके हजारों लाखों शिष्य हैं, और आप जो करेंगे करेंगे क्योंकि आपके शिष्य हैं। आप अपने यहाँ पहले लागू करिए, आपके यहाँ लागू किया तो मुझे बताइए, मैं करूँगा। बहुत नाराज़ हुए, नाराज़ होकर उठ के चले गए। ये गुरुजी का स्टैंड था, ये लोगों को नहीं पता है। कुछ मठ वाले आए, बोले जी देखो जी ये फलाना ढिमकाना ब्राह्मण का। उसने बोला मैं ऐसा बातें मैं नहीं मानता हूँ, बातें पुरानी हो गई, आज यूजलेस है, जो था वो हो गया, आज यूजलेस है। तो उस प्रगतिशील विचार से अगर उठ के आते हैं, विश्व हिंदू परिषद अगर 1969 में शंकराचार्य के मुँह से कहलवा देता है कि हिंदू न पति तो भवेद, हिंदवा सहोदरा, और कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है, जातिवाद गलत है, कहलवा देता है, इससे बड़ी शक्ति क्या हो सकती है। पर ये कहलवाने के लिए आपको बहुत सब्र लगता है, आपको एक एक व्यक्ति को जाके मिलना पड़ता है, उसके पैर पड़ना पड़ता है। गुरुजी पैरों पड़े थे बड़े बड़े संतों के कि आप आओ, और 100 से ऊपर संप्रदायों के लोग वहाँ आए, स्टेज पे एक ही लेवल पे बैठे, वो भी उनके लिए असंभव था। शंकराचार्य ने बातों को स्वीकार किया। ये जो रिफॉर्मिस्ट बनाने का तरीका है, ये लोगों को पता नहीं है, लोग समझना नहीं चाहते। ये मेहनत का तरीका है, पर हिंदू समाज को साथ में लेके चलने का यही तरीका है, और कोई तरीका है ही नहीं। भाषण देकर तो बड़े बड़े गए, सावरकर से बड़ा कोई ब्रिलियंट व्यक्ति दिमाग नहीं था, यानी जितने भी आप नाम लिए उनसे सबसे ब्रिलियंट सावरकर थे। एंड ही स्पोक व्हेन नोबडी डेयर टू स्पीक। वो कहते थे पतित पावन मंदिर में जाना है तो पहले मेरे पतित, मतलब जो ये हरिजन लोग हैं, पतित जिनको कहते हैं, इनके कैंटीन में आपको खाना खाना पड़ेगा, फिर मंदिर में आना। वो व्यक्ति भी सुमा सभा को नहीं चला पाया। उसको चलाने के अलग मेंटल, एक अलग तरह का मेंटेलिटी चाहिए, समाज को संभाल के साथ में लेके चलने की, अपने आप को एक्सट्रीम पे नहीं लेके जाने की। हिंदू समाज एक्सट्रीमिज्म नहीं मानता। हिंदू समाज को जरा आप एक्सट्रीम बात करोगे 2 कदम पीछे हट जाता है। वो हिंदू समाज जो खुद को हिंदू कहने से शर्माता था और मानता था कि मेरे अंदर सारी कमजोरियाँ हैं, आज वो 100 साल में यहाँ तक आया, सोचिए उसमें 100 साल लगे। तो जो कहते हैं कि संघ को पता नहीं क्या करना है, उनको ये भी याद रखना चाहिए कि 46-47 में सब लोगों से लड़ाइयाँ करके अपनी जान पे खेल के हिंदू सिखों को बचाने वाले संघ के ही लोग थे।
अगर मैं बाल की खाल थोड़ी सी निकालूं आपकी विथ योर परमिशन, तो जैसे आपने कहा रिफॉर्मिस्ट ऑर्गेनाइजेशन संघ को, और वो मैं कंप्लीटली अग्री करता हूँ। और आपने ये भी साथ में कहा कि एक वक्त था जब लोग हिंदू अपने आप को बोलने से शर्म करते थे और संघ ने उस चीज़ को बदला है। लेकिन जब आप रिफॉर्मिस्ट माइंडसेट की बात करते हैं तब आप मान रहे हैं कि कुछ चीज़ें डिफॉर्म्ड हैं, तब तो आप मान रहे हैं कि आप में शर्मिंदा होने वाली कोई चीज़ें हैं। डॉक्टर जी ने भी कहा था, डॉक्टर जी ने कब नहीं कहा, डॉक्टर जी का संघ स्थापना करने का कारण यही था कि समाज जात पात मत में बटा हुआ है, इसके कारण मार खाई हर बार, और इसको दूर करना है, इसलिए हायर आइडेंटिटी देनी है जिसके अंदर सब समाता है। शुरुआत वहीं से थी। डॉक्टर जी ने एक बच्ची की शादी हो रही थी माइनर की किसी पुरुष के साथ, तो उनका दोस्त था, उसने बोला है मेरी भतीजी है, इसकी शादी हो रही है, बड़ा ये गलत हो रहा है। तो उन्होंने कहा गलत हो रहा है, विश्वास है? बोला हाँ। तो बोला साथ देगा? दूंगा। ही वेंट देयर एंड दे किडनैप द गर्ल। तो डॉक्टर जी ने अडॉप्ट किया, और जब वो 18 साल की उसकी शादी करवाई ये, और उसके लिए उनके ऊपर पुलिस में कंप्लेंट भी हुई, केस भी हुआ उनके ऊपर। ईस्ट एक्सचेंज तक जाने वाला डॉक्टर जी, वो सोच आज भी है। तो इसके कारण आप कहो कि ये रिफॉर्म करने की आवश्यकता कब बना किया? इसीलिए तो विश्व हिंदू परिषद बना। इसलिए मैंने कहा ना कि हिंदू न पति तो भवेते कहलवाना, और जाति पंथ अब आज वैलिड नहीं है कहलवाना शंकराचार्यों से। इट वॉज नो मीन अचीवमेंट। वी डोंट इवन अंडरस्टैंड कि ये 100 संत जब कहते हैं कि छुआछूत गलत है, उसका कितना डीप इम्पैक्ट समाज पे होता है। ये जिस दिन आप समझेंगे तो पता चलेगा कि हम ये मानते हैं, लेकिन उसको हम गलिच्छ भाव से या हीन भाव से, उसको घृणा से नहीं देखते। वो अपने ही लोग हैं, हमारे लोगों ने गलती की, हमारा ही काम है सुधारना। ये जब हमारा समाज मानता है तो सुधार होता है। कभी भी तू ऐसा क्यों करता है तो सुधर, इससे समाज नहीं बदलता। लेफ्टिस्ट तरीका क्या, सामने वालों को उंगली दिखाना। हम बोलते 3 उंगली हमारी तरफ है ना, हमारा ही समाज था ना जिसने किया। मोहन जी भी कहते हैं ना कि भाई 500 साल 600 साल 1000 साल जो भी हमने किया उनके साथ, उसके लिए हम 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी सहन नहीं कर सकते। हाँ, घृणा का भाव जब आएगा कि मैं एहसान कर रहा हूँ, तुम पे रिजर्वेशन दिया और तुम गलत कर रहे हो, तुम्हारे यहाँ भी गलत है, ऐसे उंगली उठाने को तो हर समाज में, किस समाज में नहीं है? क्रिश्चियन में नहीं है। कोई स्त्री बिशप नहीं बन सकती, तो उंगली उठाता कोई कहता क्रिश्चियनिटी को सुधारो। वहाँ जातिवाद नहीं है, कोई बाहर आके नारे लगाता है। स्वीकार कर लिया चुपचाप, आज भी चल रहा है। हम तो कम से कम अस्वीकार कर रहे हैं जातिवाद को, हम वर्ण इस तरह की जाति व्यवस्था को इनकार कर रहे हैं। क्रिश्चियन तो इनकार भी नहीं कर रहे। आज भी क्रिश्चियन कहता है ब्राह्मण क्रिश्चियन हूँ, आज भी कहता है मुस्लिम में अशरफ हूँ, मैं नई पसमंदा से शादी करूँगा। उसके अंदर भी कई कुल जातियाँ हैं, 72 तरह की। तो अपने आप को जब तक स्वीकार नहीं करेंगे सुधरेंगे कैसे? हम ढकते नहीं है ना। लोगों ने ढक ढक के आगे तक प्रगतिवाद बता के यहाँ तक आए हैं ना। कम्युनिस्ट ने स्वीकार किया, उनके क्रांतिकारी ब्राह्मण थे, उनके अंदर कोई दलित नहीं था 90 साल कम्युनिस्ट पॉलिट ब्यूरो में। अब जो बना वो भी कन्वर्टेड क्रिश्चियन है, डी राजा। आप सोचो, इतनी प्रगतिवाद करने वाले को 90 साल पॉलिट ब्यूरो में महिला नहीं मिलती। महिला फिर बाद में वृंदा कराट मिलती है, जो कि उस सेक्रेटरी की बहन या पत्नी एक की है और दूसरे की बहन है। वहाँ पर को दलित एक आपको मिलता नहीं पॉलिट ब्यूरो में। हमने तो इतने सारे जगह जगह पहुँचा दिए, सब जगह पहुँच गए बिना नाम लिए। ये तो इतना सब बवाल मचाने के बाद में भी इनको एक व्यक्ति नहीं मिला। जिस समाज में काम करने का क्लेम करते हैं उनको एक व्यक्ति नहीं मिला क्या? नहीं, उसमें तो खैर तो हालांकि लेबल्स से मुझे खुद कोई खास लगाव नहीं है, लेकिन अगर संघ को अगर इस दृष्टि से देखें तो संघ को कंजर्वेटिव या ट्रेडिशनलिस्ट कहना तो शायद बिल्कुल गलत होगा। फिर तो संघ एक लिबरल ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। बिल्कुल, मैं तो मानता हूँ कि हिंदुत्व से लिबरल कुछ है ही नहीं, उसके अंदर संघ से लिबरल कोई है ही नहीं। आप हर तरह के विचार को सुनते हो, हर विचार को स्थान देते हो, और जब जरूरत लगे उसको अपने आप को बदलते हो। संघ के अंदर वो पीरियड ऑफ टाइम जो चेंजेस आए हैं, अगर उसको, जैसे मेरी किताब है इवोल्यूशन ऑफ आरएसएस, आप जाओगे तो फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट, आपको पता चलेगा धीरे धीरे माइक्रो लेवल पे कैसे नई नई चीज़ें आई, कैसे नए नए विचार आए, उसको कैसे मेन स्ट्रीम में डाल दिया पता भी नहीं चला। तो ये खासियत है एक संगठन की, और एक जीनियस है ये कि आप किस प्रकार से अलग अलग विचार खड़े करते हो। उसको पनप में समय भी लग सकता है, लेकिन वो विचार फाइनली जगह बनाते हैं। लेकिन आज कुछ मतलब एक तो जो आपने तीसरा चश्मा बोला था उनको अगर छोड़ दें तो कुछ एक ऐसा तबका भी है जो अपने आप को कंजर्वेटिव या ट्रेडिशनलिस्ट, जो कि ट्विटर पे ट्रैड बोलते हैं, उसमें भी वो ट्रोल्स टाइप में नहीं जाते, लेकिन वो अपने आप को वो ट्रेडिशनलिज्म से सीरियस लोग भी हैं जो ये जातिवाद या ब्राह्मणवाद को कहते हैं कि नहीं, हिस्टोरिकली हमने इसकी परिभाषा लेफ्ट से उठा ली है और ये गलत हमने समझा है, इसको नए सिरे से समझने की ज़रूरत है। आप भले ही आज के ज़माने में वर्ण व्यवस्था एकदम कट्टर उस तरीके के लागू मत करो, लेकिन समझो तो सही कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था। तो क्या आपको
as a person or as somebody who thinks how RSS can behave, उनको लगता है कि नहीं RSS इनको भी सुनने को तैयार होगा, समझने को तैयार होगा, या फिर जात की एक ऐसी चीज़ है कि नहीं हमें तो इस चीज़ को टच नहीं करना, हम अगर एंटी कास्ट हैं तो एंटी कास्ट ही रहेंगे? देखिए, ऐसा कि जहाँ तक जगह देने की सवाल है, ऐसे लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं, भाषण देते हैं, हमारे लोग बुलाते हैं, और बड़े रिस्पेक्टेबल नाम भी है उसके अंदर, अच्छे नाम भी हैं, लेकिन हर चीज़ सही थी ये कहना भी गलत हो जाता है। आप इंटेलेक्चुअल डिबेट कर सकते हो, एक तार निकाल सकते हो, मंत्रों की, श्लोकों की, सब तार निकाल सकते हो, लेकिन क्या समाज उस बारीक तक जाता है? क्या आम समाज आपको इसे ओवरऑल एक पिक्चर देनी पड़ता है, ये सही है गलत है, इस प्रकार से चलना है। उस एक ब्रॉड इमेज को लेके समाज सोचता है, चलता है, आम आदमी पढ़ता सुनता नहीं है। आप इतना बड़ा वीडियो बनाते, मेरा वीडियो बनाया समझो आपने, कितनी देर कोई देखेगा? 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट उसके अंदर क्लिप देखेगा आपके, उससे वो ओपिनियन बना लेगा। नड्डा जी ने कहा कि हमको अब संघ की जरूरत नहीं है, सारे इंटरव्यू में एक लाइन उठा के सारा नैरेटिव बन गया। उस समाज को आप इतनी बारीकी से समझाने जाते हो, कितने लोग समझते हैं? मैं मानता हूँ कि कोई अच्छे वक्ता हैं जिनके पास हज़ारों जो लोग उस अंदर बैठते हैं, सुनते हैं, बात भी सुनते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता हर चीज़ को आप जस्टिफाई कर सकते हो, रिचुअलिज्म को जस्टिफाई कर सकते हो। और जैसे रंगाहरी जी हमारे जो विचारक थे, उन्होंने सबरीमला में स्त्रियां जानी चाहिए ऐसा उन्होंने कार्टी के लिखा था। ये सब दंगे फसाद और ये सब बवाल मचने के पहले लोगों ने लेख निकाला और उन्होंने उसके बारे में उनको क्रिटिसाइज़ किया, संघ को क्रिटिसाइज़ किया। बात के संघ वाले खड़े रहे सबरीमला के साथ, क्योंकि समाज का उसमें वातावरण ऐसा था। अभी उस समय रंगाहरी जी को डिफेंड करते रहते और रंगाहरी जी को बोलते आप बताओ, पर जब मैं रंगाहरी जी को बोला, उन्होंने कहा कि ये गलत है, आपको समाज को लीड करना है, उसकी गलत बातें निकालनी है। उन्हें कई तरह के उदाहरण दिए कि कैसे सारे रिचुअल ओवर टाइम बदले हैं, चाहे शिव जी की पूजा, हनुमान जी की पूजा हो, और हमारे इसमें चलता है, बदलाव आते रहते हैं, तो बदलाव का समय आया है। एंड ही वॉज नॉट हैप्पी बट ही केप्ट काउंसिल, बिकॉज सारे समाज का और संघ का उस समय ऐसा कहना था। ऐसे भी बात चलती है, लेकिन कौन सी बातें कितना स्ट्रेच करना, उस बात को कितना जस्टिफाई करना, वो कहाँ जाएगा? आपके एक वाक्य उठा के वो बौद्ध समाज, न बौद्ध समाज के लीडर उसको तोड़ मरोड़ के अपने समाज को पिलाएंगे। आप बौद्धिक वर्ग के अंदर बैठ के 10 लोग बैठ के बात करते हैं, विषय को रखते हैं, पुस्तकें छापते हैं, वहाँ तक ठीक है। आपके बात को कैसे ट्विस्ट किया जाएगा, इसलिए उतनी बारीकी में जाना, क्या बौद्धिक वर्ग में जाना, आम समाज के अंदर आपकी बात कैसे उठाई जाएगी, ये प्रश्न है। और जातीय व्यवस्था नहीं थी और ये कम्युनिटी की व्यवस्था थी। आर वैद्यनाथन बड़ी बड़ी किताबें लिख चुके हैं, और कैसे पॉजिटिव है फोर्स है, कैसे उसके द्वारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, उसके ऊपर इंटीग्रल ह्यूमनिज्म वाले उसके ऊपर स्टडी बुक्स लिख चुके हैं, थ्योरी लिख चुके हैं। हाउ टू प्रेजेंट, दैट इज़ द इशू। जाति व्यवस्था वर्सेस ये कास्टिज्म वर्सेस वर्ण, अच्छे बौद्धिक उस पर हो सकते हैं, विचार हो सकते हैं, अल्टीमेटली आम जनता को कैसे समझाना। बिल्कुल, आई थिंक धीरज है क्या? अभी जो व्याख्यान माला हुई थी, तो सरसंघ चालक से किसी ने पूछा भी था कि कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आरएसएस उस पर अपने थॉट्स बिल्कुल चेंज नहीं कर सकता। तो आई डोंट थिंक उन्होंने ऐसी कोई चीज़ कही है। हिंदू राष्ट्र, हाँ, हिंदुत्व, हाँ, ये 2 विषय छोड़ के जो मर्जी नए प्रयोग हाँ, करो। तो मतलब आप संघ कोई डायलॉग बंद कर रहा हो या पत्थर पे खींची लकीर मान रहा हो किसी चीज़ पे, एक बड़ा अच्छा उदाहरण है। हाँ, कालाराम मंदिर में डॉक्टर अम्बेडकर को घुसने नहीं दिया गया। उनके एक 2 बड़े फेमस उनके एजिटेशन है, एक तालाब का एजिटेशन एक ये है। उस पुजारी के पोते ने एक दलित को अपने कंधे पर बैठा के मंदिर के अंदर लेके गया। उसने कहा मेरे दादा ने गलती की थी, मैं उसका प्रायश्चित कर रहा हूँ, मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ और मैं मानता हूँ कि मेरे दादा ने गलती की थी, मैं इसलिए यहाँ पर उसको प्रायश्चित के लिए लेकर आया हूँ। साउथ में भी ऐसे मंदिर है जहाँ पर दलित को कंधे पे लेकर पुजारी जाता है। तो ऐसा सुधार आएगा तो समाज अपने साथ आएगा। हम खाली तंतु तोड़ते रहेंगे, हम बाल की खाल निकालते रहेंगे, उस किताब में ऐसा लिखा था, मनु तो सब अच्छा था, एक श्लोक केवल ऐसा है, तो पढ़ना ही क्या उसके अंदर? काल बाह्य जो चीज़ उसके बहस करके आज के समाज के वातावरण को उस तरफ लेके जाना क्या? बौद्धिक स्तर पे चर्चा करिए, सब करिए। दयानंद सरस्वती की किताब निकाल के बैठेंगे तो पता उन्होंने क्या क्या कहा है, लोग कोट करते हैं उसको। तो जो पसंद है वो कोट करेंगे लोग। अम्बेडकर को जो पसंद है हमारी तरफ कोई करेगा, उनको पसंद है वो कोट करेगा। तो संघ यू नेवर वेंट टू शाखा वाले क्रिटिसिज्म, वैसे तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, उसको छोड़ के अब लिबरलों और इन लोगों की तरफ आते हैं थोड़ा सा, कि ये जो संघ पे 3-4 जो कई सारे जो यूजुअल एलिगेशंस वो लगाते हैं कि संघ ने भारत की आज़ादी में हिस्सा नहीं लिया, या संघ हिटलर मुसोलिनी इनसे इंस्पायर्ड है,
और ऑब्वियसली संघ तो बिल्कुल रूढ़िवादी और जातिवाद वगैरह में यकीन करता है। तीसरा तो खैर हमने अभी डिस्कस कर ही लिया। ये अगर जो दो चीज़ें हैं, इसको लेके मुझे पर्सनली लगता है कि संघ थोड़ा डिफेंसिव होके अपने आप को वो डिफेंड करता है। अगर पहली चीज़ अगर हम लें कि आपने क्विट इंडिया मूवमेंट वगैरह में भाग नहीं लिया या कुछ उस तरीके के, तो बहुत बहुत लोग थे जिन्होंने नहीं भाग लिया। डॉक्टर अंबेडकर भी थे, उन्होंने नहीं भाग लिया। तो इतना डिफेंसिव होने की शायद ज़रूरत नहीं है। नहीं, डिफेंसिव इसलिए नहीं है कि हमने भाग नहीं लिया, डिफेंसिव इसलिए कि हमने भाग लिया। हमारे पे झूठा इल्ज़ाम है। जैसे आपने पहले ही पूछा था, बताया था कि अपने बैनर के काम करना ही नहीं है, जो जो काम करो उसके साथ जाना है। डॉक्टर जी ने जब भी सत्याग्रह में भाग लिया, उन्होंने कहा ये कांग्रेस ये सबका कॉमन प्लेटफॉर्म है, उसी के नाम पे सब कुछ होगा। 1930 में भी ये कहा, रिज़ाइन किया सरसंघचालक के पद पे और मैं एज ए नागरिक जाऊँगा। 1942 में ये हुआ। और मेरी किताब है संघर्ष स्वराज, उसके अंदर नाम दिए हैं कार्यकर्ताओं के, जो गोलियों से मरे, जो फांसी चढ़े, जो जेल में गए, वो डिटेल है उसके अंदर। और उस डिटेल के कारण बार बार समझाना, इसलिए छोटी सी किताब लिखी है मैंने, बड़ी भी नहीं है, पढ़ सकता है कोई भी, जिसको बहुत संघ से तकलीफ है भी 100 पेज तो पढ़ ही सकता है। तो इसलिए उसको बताना ज़रूरी है, क्योंकि और दूसरी बात मैं तो कहता हूँ 1942 इसे आज़ादी मिली क्या वास्तव में? 30 साल में 3 आंदोलन कांग्रेस ने किए, 1920, 1930, 1942। तीनों बार आंदोलन आधे में रुक गए। सॉल्ट सत्याग्रह में क्या हुआ कि नमक का टैक्स हटा दिया गया, कुछ और कर दिया गया। 1920 में चौरा चौरी कांड हुआ, उसको रोक दिया गया। 1942 में लोग जेल में गए, सारे लीडर जेल में गए, कुछ अंडरग्राउंड हो गए, उनको भी बचाने में संघ का बहुत हाथ था, उनके केस लड़े और अंत में कुछ नहीं हुआ। उसके 6 साल बाद आज़ादी का वास्तव सारा डिक्लेरेशन हुआ। तो उसके अंदर के दे की पुस्तक है, कल्याण दे की, जिसके अंदर उसने ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स के द्वारा सिद्ध किया है कि INA का ट्रायल और ये जो नेवल म्यूटिनी हुई, रिबेलियन जो हुआ बम्बई में, बाद में जबलपुर में आर्मी का हुआ, उसके कारण डर के मारे अंग्रेज़ों को लगा अब इनको संभालना मुश्किल है। सारे शस्त्रों में ट्रेंड है, हमारी बात को सुनेगा, पुलिस नहीं सुनेगी, मिलिट्री नहीं सुनेगी, तो कौन सुनेगा? जब भी अगली बार होगा तो हम क्या वहाँ से एयरफोर्स के प्लेन मंगाएंगे, कितनी देर में आएंगे, सारे डिटेल है। तब अंत में एटली ने कहा भैया बहुत हो गया, अभी इनको छोड़ देते हैं। उसके बाद में गेम शुरू हुई पार्टीशन का, भारत को कमज़ोर करने का। तो अगर उन्होंने बहुत कुछ किया, हम गांधी जी के रोल को, कांग्रेस के रोल को कम नहीं कर सकते। एक सर्वसाधारण जागरूकता जो लाए समाज के अंदर, आज़ादी के आंदोलन में कूदने की, लाखों की तादाद में लोग सड़कों पे आए, वो सब सही है। लेकिन जो नहीं मानता वो उसने किया ही नहीं। आपने रेवोल्यूशन हटा दिए, आपने समाज सुधारक निकाल दिए। कोई भारत की आत्मा, जो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि कोई भी बदलाव आता है तो उसके पहले सामाजिक क्रांति आती है, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो अरबी देश हो। यानी उसने क्रिश्चियनिटी का बताया, उन्होंने इवन मोहम्मद का बताया कि प्रॉफिट आने के पहले क्या अरब समाज था और कैसे उसके आने से सारे परिवर्तन हुआ, और इस्लामिक रेवोल्यूशन उनके हिसाब से, अरबियों के हिसाब से आई। यहाँ पर भी कितने सारे समाज सुधारक होकर गए, लाइट फ्रॉम दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, अरबिंदो। उन्होंने जो बोला था वो सारा जो कुछ समाज के अंदर रास्ता बसता गया, फिर रेवोल्यूशनरी लगातार काम करते गए, तब जाके कांग्रेस का भी रोल था। कईयों के रोल को मिला के आज़ादी मिले, उसको बिलिटल कैसे कर सकते हैं आप? और आपको गोवा की आज़ादी देने में आपको इतना समय लगा, उसके अंदर संघ ने जी जान से लड़ाई लड़ी, लोग गोलियों में मारे गए, ये सारा भी संघ ने किया। तो ये तो बताना पड़ेगा ना। तो ये जो सोच है कि 42 तो फेलियर ही था, अगर इफ यू लुक एट इट सर्जिकली। रज्जू भैया का संघ से जुड़ने का कारण वो बना, वो कांग्रेस के समर्थक थे, आनंद भवन में रेगुलर जाते थे, वहीं रहते थे इलाहाबाद में, उस समय इलाहाबाद था वो। और उनको लगा सब दिशा यानी कुछ हो ही नहीं रहा, उनके दोस्त उनको शाखा में ले गए। व्हेन ही वाज डूइंग BSc वो स्वयंसेवक बन गए। इसके कारण ये कहना कि हिस्सा तो पहले ही वो सारा प्रोपेगेंडा झूठ है, इसके लिए कहना पड़ता है। दूसरा आपने कहा था ये फासिज्म, हिटलर और वो सारा। देखिए ऐसा है कि हिटलर की किताब छपी 1925 में, मेन काम्फ। हिंदुत्व छपी 1923 में। डॉक्टर जी हिंदुत्व की किताब को मानते हैं, मेन काम्फ तो पढ़ी नहीं थी उन्होंने। और मुंजे जो थे, डॉक्टर मुंजे, जिन्होंने हेडगेवार जी को एक तरह से गोद लिया जब वो अनाथ हो गए थे, उनको पढ़ाया लिखाया, कट्टर हिंदू महासभा के थे, बहुत एकदम गर्म दिमाग के थे, वो गए थे वहाँ पर, मुसोलिनी के मिले थे, नेताजी भी मिले थे, वो प्रभावित है। लेकिन संघ में तो कोई ऐसा है नहीं, संघ को बाहर से कोई लेना देना नहीं था। संघ का काम तो यहाँ के काम को देखते, यहाँ से मिट्टी से जुड़ के बना था। अनुशासन गलत है क्या? अभी अनुशासन की समस्या है कि मैंने एक उदाहरण किया अपनी पुस्तक के अंदर, राष्ट्रीय सेवा दल का उस समय यूनिफॉर्म में सबको रखा गया, तो नेहरू जी ने भी यूनिफॉर्म पहना। आपको पता, बड़ी फेमस फोटो आती है सोशल मीडिया में, नेहरू जी ने पहना, बड़ा विरोध हुआ। अनुशासन ये डेमोक्रेसी का दुश्मन है, सेमी मिलिटरेशन दुश्मन है। तो नेहरू जी ने लिखा है, मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ
कि इस तरह से अनुशासनबद्ध वॉलंटियर्स के बारे में यूनिफॉर्म के और इतना बड़ा रिएक्शन हो सकता है। ये नेहरू के शब्द हैं। तो उसमें अगर संघ के विरुद्ध उन्होंने इस तरह शब्द किए कांग्रेस का आश्चर्य है। ये तो एक ऑब्सेशन है कि डेमोक्रेसी यानी नो डिसिप्लिन, नो अनुशासन, ये सब जो मानते हैं वही गलत है। तो डॉक्टर जी ने स्वीकार किया, उन्होंने स्वीकार किया कि जो वेस्ट का तरीका है, यूनिफॉर्म होना चाहिए, उसके अंदर मिलिट्री डिसिप्लिन होना चाहिए, तभी समाज के अंदर वो डिसिप्लिन आएगा, उसमें क्या गलत था। इसलिए ये, और प्लस डॉक्टर मुंजे से तो डॉक्टर जी की अनबन हो ही गई थी, बड़ा आदर करते थे, लेकिन जब उन्होंने 1930 में बात मानी, 42 में नहीं मानी, और उसके कारण बहुत क्रिटिसाइज़ किया। हिंदू महासभा ने क्रिटिसाइज़ किया, अब ये सारे जो उनके अलग अलग लीडर्स हैं उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। तो ये जो हिंदू महासभा की हर बात मानना जरूरी नहीं है। हिंदू महासभा को लगता था कि हमारे वॉलंटियर बन जाएंगे, संघ नहीं बना तो उनको समस्या थी। तो ये जो सोच है ना, ये कि हम अपना ओरिजिन को सोच ही नहीं सकते, अपने हिसाब से कुछ बना ही नहीं सकते, ये प्रॉब्लम उस सोच की है। कॉलोनियल माइंडसेट उनका है, हमारा नहीं है। और जहाँ तक हिटलर का सवाल है, हिटलर ने जो कुछ कांड किए वो वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने के बाद में नीरमर ट्रायल और वो सारे, जब तक वो कुछ कैंप जो उनके अत्याचार के जब तक वो बाहर है, किसको पता था। और जब तक वो थे तब तक तो गांधी जी ने भी कहा कि मैं हिटलर को लिख रहा हूँ विश्व युद्ध में कि भाई तू अच्छा आदमी है, तो सब हथियार छोड़ दे। तो डॉक्टर गांधी जी ने भी किताब उनको पत्र डाला था। 2 के पहले हिटलर से मतलब क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, इन सब के रिलीजियस हेड्स ने अच्छे ताल्लुकात रखे। ये जो अलाइड पावर्स थे उन लोगों ने हिटलर से अच्छे, जर्मनी से अच्छे ताल्लुकात रूस के विरुद्ध तो सारा क्रिश्चियन, इस्लाम सारे थे। इस्लाम की किताब में लिखा है, क्रिश्चियनों ने माना है। एंटीसेमिटिज्म तो उनका लाइव ब्रेथ है। और जो आभास की भी किताब है हिटलर के ऊपर, उन्होंने पूरे दिए हैं प्रूफ कि किस प्रकार से पूरा इस्लामिक जो लीडरशिप थी वो हिटलर के साथ थी। हिटलर ने कहा मैं पक्का क्रिश्चियन हूँ और मैं क्रिश्चियनिटी के लिए काम कर रहा हूँ। जूस से वो विरोध था, और वो विरोध इससे पहले चल चुका था, इसीलिए जूस तितर बितर हो गए थे। इसीलिए जूस को लगा अपने ज़मीन पर तो जाना ही पड़ेगा, और सालों से उनका सपना था। तो ये सारा तो पश्चिम का माहौल था। बम्बई, भारत तक तो बात आई नहीं थी तब तक। कौन सा कम्युनिकेशन था कि वहाँ क्या हो रहा है। तो मैं वही कह रहा था कि शायद संघ को अग्रेसिवली कहना चाहिए कि भाई उस वक्त के और लोगों को देख लो जिनमें से हो सकता है कहते हैं। मेरा ख्याल क्या होता है कि वो एक पर्टिकुलर वाक्य उठाया जाता है, वो पर्टिकुलर विषय उठाया जाता है और उसको बाद में तूल दिया जाता है। अभी खुद क्या होता है कि जैसे गुरुजी ने कहा कि मीडिया से बात ही नहीं करनी। 1950 में जब बहुत संघ वीक था, बैन लग गया था, बैन उठा, उसके अंदर लोगों के घर बार गए, लोग मारे गए। गांधी हत्या के बाद में सैकड़ों लोग मारे गए, पता नहीं हज़ारों, गिनती भी नहीं है। मुझे अभी भी कुछ लोग मिले थे जब मैं क्वेश्चन करने लगा था, जब मेरी बुआ के साथ हुआ, मेरी नानी के साथ हुआ, ऐसे लोग हैं आज भी। तो ये सब जो चल रहा था उस समय, ऐसा भी विचार था कि संघ ने तो शपथ ली थी हिंदू राष्ट्र की आज़ादी के लिए काम करने, स्वतंत्रता के लिए काम करने, स्वतंत्र हो गए, अब कुछ और करना चाहिए। कोई बोले पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, कोई बोले समाज सुधार करना चाहिए। उसमें महाराष्ट्र में खास था, क्योंकि सारा रूट तो, सारा मेन तो फोर्स महाराष्ट्र का था। अलग भी हो गए। उसमें ज्ञान प्रबोधि नाम की बहुत बड़ी संस्था है जो वापस संघ के साथ जुड़ी बाड़ा साहेब देरस के बाद, लेकिन अलग हो गई। उसने काम शुरू किया। कईयों ने सामाजिक समरसता के लिए, दलित बस्तियों के अंदर गरीबों के लिए काम शुरू किया। कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती गुरुजी को कह के भारतीय जनसंघ से जुड़े। ये सारा जो चल रहा था, गुरुजी ने कहा हम केवल, कोई नहीं बचेगा तो भी मैं संघ की शाखा दोबारा चलाऊँगा। डॉक्टर जी को चाहिए थे और मैं शाखा चलाऊँगा। और उन्होंने फिर काम शुरू किया। तो 1952 उन्होंने कहा एनर्जी वेस्ट मत करो, तुम अपना काम करो, अपने आप तुम्हारा काम तुम्हारे लिए बोलेगा। वो जो काल 1990 तक, जब तक बाड़ा साहेब देरस ने मीडिया सेल नहीं बनाया संघ में, इट वॉज अ फ्री गेम फॉर लेफ्टिस्ट एंड कांग्रेस टू डिफेम, अभी आपको, हाँ, तो 50 साल आपके ऊपर जो सारा थोपा गया उसका उत्तर आपने नहीं दिया, उसका आज फल भुगत रहे। अभी उत्तर देने में कितनी एनर्जी गंवाना। कई लोग बोलते हैं देखो इसने कहा, इसका उत्तर दो। मैं किस किस का उत्तर दूँ? मैं कई बार ट्विटर पर उत्तर देता हूँ, कई बार आर्टिकल लिखता हूँ, लेकिन किस किस का उत्तर दें? इसलिए कई बार लगता है छोड़ दो, अभी इनको ये कहना ही है इसलिए कह रहे हैं ना। उनको पता है सब जो हम बोल रहे हैं सही नहीं है। मैं कुछ अच्छा लिखूँगा, नीचे लेंगे उसको मोहन भागवत को समझाओ, ऐसे, मतलब ये भाषा उनकी, ये भाषा उनकी। जाओ पहले उसको बोलो, तुम ये करो, संघ ये क्यों नहीं करता? उपदेश देने वाले बहुत है। तो इसलिए सबका जवाब दे के एनर्जी वेस्ट करने का फायदा नहीं। हमारे जैसे मूर्ख फिर भी लगे रहते हैं। नहीं, आप वो मूर्खता नहीं है, और इसलिए कि संघ ने उत्तर देना चाहिए। मैंने 50 साल की उम्र लिखना शुरू किया, पहले मैं लिखता नहीं था। मैं तो संघ में भी फिजिकल ट्रेनिंग में ज़्यादा था।
तो मैंने कहा नहीं, जवाब तो देना चाहिए, जो लोगों को भाषा में समझे उस भाषा में समझाएंगे। तो मेरा वही प्रयत्न रहा। अभी कई लोग लिख रहे हैं जो संघी नहीं है, वो भी लिख रहे हैं। बिल्कुल नहीं, स्वयंसेवक आपका नहीं है तो यही प्रयत्न रहता है, आप क्वेश्चन से भागते नहीं है, इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप जब दिल्ली में हैं तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा, हम ये बात ज़रूर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। और संघ के 100 साल हुए हैं अभी तो। जैसा रतन शारदा जी ने बताया, एक सीक्रेट रेसिपी है इनकी जिसने 100 साल तक इस संगठन को चलाया है। और जैसा इन्होंने कहा, अभी तो काफ़ी सारी चीज़ें आगे करनी हैं, जो संघ या हिंदू राष्ट्र का जो उनकी परिकल्पना है उसको पूरा करना है। तो शायद अभी मुझे किसी ने कहा कि हाँ। पंच परिवर्तन जो है ये संघ आगे क्या करेगा। मैंने कहा पंच परिवर्तन अभी तो संघ की शाखा थी, अब समाज तक जाना है। हाँ, तो नेक्स्ट फेज शुरू हुआ अभी पंच परिवर्तन का। तो संघ को तो बहुत कुछ करना है अभी, समाज तक अब विषय लेकर जाना है जो समाज को डायरेक्टली प्रभावित करेंगे, देश को प्रभावित करेंगे। तो हियर यू हर्ड फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ, अभी बहुत कुछ करना है संघ को। सो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।